हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो लास्ट टाइम हमने लिलियम किया था, तो आज शुरू कर रहे हैं हम एंथूरियम। ठीक है। तो जो एंथूरियम है वो ग्रीक वर्ड से लिया है, एंथोस एंड ऑरा। एंथोस का मतलब होता है फ्लावर और ऑरा का मतलब होता है टेल। तो इसका मतलब है फ्लावर विद टेल। तो जब आगे स्ट्रक्चर बताऊंगी ना, इसका फूल इस तरह से सफेद होती है और ऊपर पूंछ जैसे इसका स्पेडिक्स होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं फ्लावर विद टेल। तो जो एंथूरियम है इसका ओरिजिन क्या है, अमेरिकन ट्रॉपिक्स। तो देख लो, जो ट्रॉपिकल एरिया है वो उसका ओरिजिन है। जैसे ये होता है ना, ये अर्थ है हमारी, तो 0 डिग्री जो लैटिट्यूड है ये इक्वेटर होता है। फिर इस तरह से होता है, 23 डिग्री नॉर्थ होता है, और ये 23.5 डिग्री साउथ होता है। फिर उसके बाद 66.5 डिग्री साउथ है, और ये 63.5 डिग्री नॉर्थ है। तो आपके पास जीएस भी है ना सिलेबस में, जनरल अवेयरनेस। तो देख लो, जो ये इतना एरिया होता है इसको ट्रॉपिक बोलते हैं। इक्वेटर के साथ वाला जितना भी एरिया है ये इसको ट्रॉपिकल एरिया बोलते हैं। यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है। ठीक है। अफ्रीका वगैरह इधर आता है, और इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं इसको। तो ये भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हुई। ठीक है। कर्क रेखा पढ़ी है ना आपने। और ये होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, और ये साउथ में भी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो ये भी एक जनरल आइडिया पता होना चाहिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने पे है। ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कितने पे है, जीएस में आएगा तो थोड़ा बहुत देख लो इस चीज़ को। तो ये एरिया होता है ट्रॉपिकल। ठीक है। और जो 23.5 डिग्री से आगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तक जो एरिया होता है वो होता है टेम्परेट एरिया। ठीक है। और नीचे भी जो साउथ की तरफ भी सेम ही है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है साउथ में, और जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तक, इसके बीच में जितना एरिया होता है वो होता है टेम्परेट एरिया। तो ये देखो, ये होता है फ्रिजिड जोन, मतलब जहाँ पे बिल्कुल फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है। ये दोनों ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के आगे जो ये पोल रीजन होता है यहाँ। ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पोल के बीच में जितना भी एरिया होता है फ्रिजिड जोन होता है। ठीक है। पढ़ा है ना, आर्कटिक अंटार्कटिक वगैरह। ठीक है। अब समझ आया आपको ट्रॉपिक का मतलब। अब देखो, 1970 तक हवाई लीडिंग प्रोड्यूसर था, एक्सपोर्टर था एंथूरियम का। सबसे ज़्यादा जो एंथूरियम था हवाई में प्रोड्यूस होता था, और यही दूसरी कंट्री को भेजता था, मतलब एक्सपोर्टर था ये सबसे बड़ा। और जो इम्पोर्टर था वो यूएसए एंड जापान था। और उसके बाद लेटेस्ट क्या, नीदरलैंड बना फिर लीडिंग प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर। और जो इम्पोर्टर है, इम्पोर्टर सबसे ज़्यादा एंथूरियम का जर्मनी बना, फिर इटली बना, फिर फ्रांस बना। जीआईएफ होता है ना जिसमें आप स्टिकर स्टूकर भेजते हैं, तो जर्मनी, इटली, फ्रांस। तो लेटेस्ट एक बार अपडेट कर लेना, इसको देख लेना। ठीक है। तो पहले हवाई होता था स्टार्टिंग में 1970 के टाइम, सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस भी वही करता था, एक्सपोर्ट भी वही करता था, बट आज की डेट में नीदरलैंड है। ठीक है। और इम्पोर्टर 1970 के दौरान यूएसए था, जापान था टॉप इम्पोर्टर, बट आज की डेट में जीआईएफ है। ठीक है। जर्मनी, इटली, फ्रांस। फिर एक डच एंथूरियम होता है। ठीक है। नीदरलैंड की मार्केट में एक डच एंथूरियम होता है, कंसंट्रेटेड इन मई टू अक्टूबर। तो इसमें जो फ्लावरिंग आती है, जो मार्केट में आता है, ये मई से अक्टूबर के मंथ में आता है। देखो, जो डच मार्केट में जो डच एंथूरियम आता है ना, इसका पता क्या होता है कि जो ऑरेंज, रेड, जो ब्राइट कलर है उनको वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है। तो मई से अक्टूबर महीने में क्या होता है, जो लाइट इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है, ब्राइट लाइट होती है इस टाइम। ठीक है। जो लाइट इंटेंसिटी की जो डिमांड होती है ना वो फुलफिल होती है, उस वजह से क्या होता है, कलर प्रॉपरली डेवलप होता है। तो डच मार्केट में क्या होता है, प्रेफर ऑरेंज, फर्स्ट नंबर पे ऑरेंज है। ठीक है। तो ऑरेंज कलर का एंथूरियम सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं डच मार्केट में। उसके बाद रेड, फिर वाइट एंड पिंक। तो जो कलर्ड एंथूरियम है वो फॉलोड बाय वाइट एंड पिंक, और कलर्ड में भी फर्स्ट नंबर पे ऑरेंज है, फिर रेड कलर है। ठीक है। फिर एंथूरियम की फैमिली एरिकेसी फैमिली है। ठीक है। और जो इसका क्रोमोसोम नंबर है डिप्लॉयड वो 30 है। फिर ये देखो, अमंग ट्रॉपिक फ्लावर 11th इन ट्रेड, 10th ऑर्किड।
तो जितने भी ट्रॉपिक फ्लावर है जो गर्म इलाकों पे होते हैं, ठीक है। अब मैंने ट्रॉपिक का मतलब आपको बता दिया, अब कंफ्यूज नहीं होना है आपने, ठीक है। पूरा जितना अर्थ है, अर्थ के कॉन्टेक्स्ट में मैंने बता दिया। तो इस लाइन और इस लाइन के बीच में जितना भी एरिया होगा ना, आप देख लेना कौन कौन सी कंट्री फॉल करती है, वो ट्रॉपिक में आती है सारी, ठीक है। अभी देखने की ज़रूरत नहीं है। एक बार अगर एसओ का एग्ज़ाम हो जाए तो फ्यूचर में मतलब अपना हर सब्जेक्ट को थोड़ा फोकस किया करो आप, ठीक है। 10th नंबर पे ऑर्किड है। फिर एक स्पीशीज़ है एंथूरियम वेहिली, ये टेट्राप्लॉइड एंथूरियम स्पीशीज़ है। तो डिप्लॉइड 30 है, तो टेट्राप्लॉइड देखो बेसिक क्रोमोसोम नंबर 15 है, ठीक है। तो डिप्लॉइड कितना होगा, 2 इंटू जो बेसिक होता है 30, टेट्राप्लॉइड कितना होगा फिर 60। तो एक टेट्राप्लॉइड स्पीशीज कौन सी, एंथूरियम की, एंथूरियम वेहिली। मिजोरम जो स्टेट है जो इंडिया की, वो फेमस है एंथूरियम के लिए। फिर मॉरिशियस सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर, फर्स्ट पे नीदरलैंड है, सेकंड पे मॉरिशियस है। इट इज़ मोनोकॉट, तो देख लो ये भी मोनोकॉट है। मोनोकॉट है तो इसमें क्या पॉसिबल नहीं है, कौन सा प्रोपिगेशन मेथड पॉसिबल नहीं है, बताना मुझे। सेकंड कट फ्लावर है ये अमंग ट्रॉपिकल कट फ्लावर। तो सेकंड नंबर पे ये इम्पॉर्टेंट कट फ्लावर है जितने भी ट्रॉपिकल एरिया में होते हैं। कॉमर्शियली ग्रोन, कहाँ कहाँ ग्रो करते हैं एंथूरियम को कमर्शियल लेवल पे, जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, थाईलैंड हो गया, ताइवान हो गया, सिंगापुर हो गया, श्रीलंका हो गया। तो ये कुछ कंट्री है यहाँ पे कमर्शियली ग्रो करते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो सारी ये इंडिया के आसपास, देखो ये जो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में सारी कंट्री लाई कर रही है, ठीक है। तो देख लो जापान इधर कहीं है, साउथ कोरिया भी इधर ही है जापान के आसपास, फिर थाईलैंड नीचे इंडिया के साथ है, ठीक है। ताइवान उधर ही है, सिंगापुर भी उधर और श्रीलंका भी। तो जो हमारी अर्थ है, ठीक है, तो जो ये ईस्टर्न वाला पार्ट है ना, इधर को ज़्यादा लाई कर रहा है, ये इधर को ज़्यादा कमर्शियली ग्रो होता है ना। तो फिर इंडिया के बारे में अब क्या है, कहाँ कहाँ ग्रो हो रहा है ये, कॉफ़ी बेल्ट अलोंग द कूर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। तो जो कूर्ग डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका की, वहाँ पे जहाँ कॉफ़ी बेल्ट ज़्यादा होती है वहाँ पे, अब आपने लिलियम में भी पढ़ा था ना कि जो कॉफ़ी फील्ड होती है वहाँ पे लिलियम बढ़िया से ग्रो करता है, तो ये पॉइंट आपने याद रखना। तो जो एंथूरियम है जो कॉफ़ी बेल्ट है उधर ये अच्छा ग्रो करता है। तो जो 100 एंथूरियम ग्रोअर है उन्होंने मिलकर क्लब बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये जो क्लब होता है ये प्रमोट करता है कि भाई एंथूरियम को प्रोड्यूस करो, उसकी कल्टीवेशन करो। फिर कर्नाटका में ये ग्रो करा है एंथूरियम, वहाँ से फिर ये बेंगलोर में, मैंगलोर जो मैसूर है गोवा, वहाँ पे ग्रो करना शुरू किया, ठीक है। अब बताओ मुझे मैंगलोर और बेंगलोर अलग है कि सेम है। और वहाँ से फिर ये दिल्ली, कोलकाता, मुंबई तक आया, ठीक है। तो पहले ज़्यादातर इसको देखो साउथ में ही करा है कल्टीवेट, है ना। उसके बाद धीरे धीरे फिर ये नॉर्दर्न इंडिया की तरफ आने लगा, दिल्ली तक पहुँच गया, ठीक है। उसके बाद ये देख लो और कहाँ ग्रो करते हैं इसको, पुणे में करते हैं, नासिक में, महाराष्ट्र में, ठीक है। तो पुणे, नासिक, मुंबई जो महाराष्ट्र की जो सिटीज़ है वहाँ इसको ग्रो किया जाता है। फिर कहाँ, कोचीन और त्रिवेंद्रम। तो देखो पहले साउथ की स्टेट में कर्नाटका हो गया, ठीक है, कोचीन त्रिवेंद्रम हो गया, बेंगलोर, मैंगलोर, ये मैसूर हो गया, गोवा हो गया, फिर दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कलकत्ता हो गया, ठीक है। महाराष्ट्र में नासिक और पुणे हो गया। तो यहाँ इसको ग्रो करते हैं एंथूरियम को। तो कमर्शियली कहाँ ग्रो करते हैं, जितना भी आपके ईस्टर्न हेमिस्फीयर में जो कंट्रीज है, ठीक है, अर्थ के जो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में जो कंट्री है, जैसे जापान हो गया या साउथ कोरिया हो गया या फिर, ठीक है, ये इंडिया हो गया, थाईलैंड हो गया, ये सब इस तरह से, सिंगापुर इधर, श्रीलंका इधर, तो इधर ज़्यादातर ये कंसंट्रेटेड है, ठीक है। कमर्शियली यहाँ ग्रो हो रहा है। इंडिया में कहाँ कहाँ ग्रो हो रहा है, तो कर्नाटका देख लो, बेंगलोर, ये सब साउथ स्टेट देख लो, फिर धीरे धीरे ये दिल्ली तक ग्रो होना शुरू हो गया, ठीक है। फिर कुछ एंटरप्राइजेज है, तो कुछ एंटरप्राइजेज है एंथूरियम से रिलेटेड बिजनेसेस है, जैसे डी ऑर्किड्स एंथूरा, मुंबई में आई है, ठीक है। तो एंथूरा एंथूरियम से रिलेटेड भी है और नाम से तो ऐसा लग रहा है ऑर्किड को भी सेलिंग करता होगा, ऑर्किड की मार्केटिंग के साथ भी डील करता होगा, ठीक है। फिर है एडन फ्लोरा, बेंगलोर में है ये। फिर मैंगलोर में है नील एग्रीटेक। तो नेक्स्ट है प्लांट मार्फोलॉजी।
तो सबसे पहले एंथूरियम एड्रियनम, ये एक स्पीशीज है जो स्टैंडर्ड टाइप के एंथूरियम में बिलोंग करती है। तो 3 तरह के होते हैं, स्टैंडर्ड होते हैं, ओबाके होते हैं, ट्यूलिप होते हैं। तो ये मैं आपको बताऊंगी आगे, ठीक है। तो स्टैंडर्ड के अंडर आता है एंथूरियम एड्रियनम। तो ये देखो, जनरली जो एंथूरियम होता है पेरेनियल होता है, नॉन वुडी होता है, ठीक है। जैसे वुडी था हमारा बोगेनविलिया था, रोज था, ठीक है। बाकी हम ग्लैडियोलस पढ़ रहे हैं, ट्यूबरोज पढ़ रहे हैं, ये कितना हर्बेशियस पेरिनियल है ये, ठीक है। तो ये भी हर्बेशियस पेरिनियल है। क्रीपिंग भी हो सकते हैं, क्लाइंबर की तरह भी हो सकते हैं ये। इसमें एरियल रूट्स होती है। तो देखो, जो एंथूरियम का प्लांट है वो हर्बेशियस होता है, और ये क्या होता है, क्रीपर और क्लाइंबिंग हैबिट भी हो सकती है इसकी, प्लस इसमें एरियल रूट होते हैं। अभी पिक्चर में आपको दिखाऊंगी, पहले आप सुन लो। इसका जो रूट सिस्टम होता है ना, देखो जो ये प्लांट होता है ना, इसमें देखो रूट इसकी ज़्यादा ग्रो करती है, जबकि स्टेम पोर्शन बिल्कुल थोड़ा सा स्टेम होता है। फिर डायरेक्ट इसमें लीव्स आती है, बड़ी सी लीव आती है, ठीक है, और साथ में इसमें इन्फ्लोरेसेंस वाला पार्ट आता है। तो स्टेम को इसमें ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। तो इससे क्या है, ये पता लगता है कि भाई जो इसका जो रूट है वो ज़्यादा बायोमास है उसका, जबकि स्टेम का कम है। जो एंथूरियम का प्लांट होता है उसकी जो रूट है, रूट का जो बायोमास है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू शूट के बायोमास से। और इसकी जो रूट होती है वो मोटी मोटी फ्लैशी होती है, ठीक है, जिसमें जूसी होती है, फ्लैशी होती है। फिर जो लीव्स होती है, इसके जो पत्ते होते हैं, पहले वो कॉपर ग्रीन कलर के होते हैं, और जैसे जैसे वो मैच्योर होने लग जाते हैं ना, फिर वो डार्क ग्रीन कलर के होने लगते हैं। और जो पत्ते होते हैं ना वो डायरेक्ट, जैसे ये स्टेम है ना, जैसे ये रूट है, ये स्टेम बिल्कुल छोटी सी होगी, फिर पत्ता लगेगा, पेटियोल उसका लॉन्ग होगा, ठीक है। तो इसके क्या है, लॉन्ग पेटियोल होते हैं। फिर ट्रेडेड क्या पार्ट है इसका जिसकी ऑर्नामेंटल वैल्यू है, तो वो है स्पेथ, ठीक है। तो ये क्या होती है, मॉडिफिकेशन ऑफ लीव होती है। तो देखो ऐसा होता है इसका फूल, जैसे ये है, इस तरह से स्पेथ होती है, ये भी पत्ता ही होता है, लीफ की मॉडिफिकेशन होती है ये। फिर उसमें फिर आपका इनफ्लोरेसेंस होती है जिसको बोलते हैं स्पेडिक्स, इस तरह की। फिर स्पेडिक्स में आपके छोटे 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 फूल होते हैं, ठीक है, इस तरह की इन्फ्लोरेसेंस होती है। अभी आपको फोटो दिखाऊंगी, बस एक बार पेशेंस के साथ सुन लो आप। जो ये अराइज होते हैं एक्सिल ऑफ लीव, तो देखो ये मैंने बताया था ना, छुटकू सी इसकी स्टेम है, यहाँ पे लीव होगी इसकी, ठीक है, इस तरह की। फिर इसके एक्सियल में ग्रो करता है आपका इन्फ्लोरेसेंस पार्ट, जिसमें आता है आपका स्पेथ, और साथ में इसमें आपकी इन्फ्लोरेसेंस होती है। जो ये पार्ट होता है ना, इसको क्या बोलते हैं, जिससे फूल लगाओ। मैंने आपको बताया था ना लास्ट लेक्चर में, जिससे सिंगल फूल लगा हो उसको बोलते हैं पेडिसल। पर जो ये स्पेडिक्स है, इसमें तो मल्टीपल फ्लावर है ना लगे हुए, ठीक है। तो जब मल्टीपल फ्लावर लगे हैं तो इस पोर्शन को क्या बोलेंगे, फिर ये पोर्शन होता है पेडंकल, ठीक है। तो पेडंकल है जिसके ऊपर कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस लगी होती है। तो यहाँ मैंने आपको बताया था ना, पेडिक्स में मल्टीपल फूल लगे हुए हैं अलग अलग, ठीक है। तो ये होती है, सिंगल होता है आपका स्पेडिक्स, ठीक है, ये होती है इन्फ्लोरेसेंस। तो एंथूरियम की जो इन्फ्लोरेसेंस है वो स्पेडिक्स है, उसमें लगे होंगे छोटे छोटे फूल लगे होंगे, ठीक है। तो बहुत सारे हो सकते हैं, ये 200 से 250 फूल एक ही स्पेडिक्स में लगे हो सकते हैं, कुछ बुक में 300 तक बोला है। तो सोचो एक ही स्पेडिक्स में इतने सारे फूल लगे हैं, 300। कभी अभी तक आपने जितनी भी इन्फ्लोरेसेंस पढ़ी थी, ग्लैडियोलस पढ़ा था, तो उसमें कितने फ्लोरेट्स थे, 16 हो गए, 18 हो गए, 14 हो गए, जबकि इसमें देख लो आप छोटे छोटे। बट ये कोई ऑर्नामेंटल वैल्यू नहीं है, इसके नीचे होता है इस तरह का लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जो मॉडिफाइड लीफ होती है उसको बोलते हैं स्पेथ। वो एक्चुअल में होती है जिसको अट्रैक्टिव माना जाता है और उसकी वजह से इसकी वैल्यू है, ठीक है। स्पेथ ये हो जाता है, ये स्पेडिक्स होता है। तो देखो इसमें ये बोला था कि जो लीव है, ठीक है, लीव जिसकी लॉन्ग पेटियोल है उसके एक्सियल से ग्रो करता है इन्फ्लोरोसेंस। तो स्टेम तो इतनी छोटी सी है, तो स्टेम का तो कोई रोल ही नहीं है, इतनी छुटकू सी स्टेम है, ठीक है। तो इस वजह से क्या है, रूट का बायोमास ज़्यादा है एज कंपेयर टू स्टेम का। तो अभी मैं आपको फोटो दिखाती हूँ तो आपको और क्लैरिफाई हो जाएगा ये, ठीक है।
तो ये देखो आप, ठीक है। अब आपको और अच्छे से समझ आएगा। ये रूट है, मान लो ये रूट सिस्टम है, ये देखो स्टेम पोर्शन कितना छोटा है, ठीक है। और ये होगी आपकी रूट, ये लॉन्ग पेटियोल। तो बताया था जो लीव होती है वो स्टेम से अराइज होगी डायरेक्ट। तो लीव यहाँ पे ऐसा नहीं है कि पहले ब्रांच है फिर जाके लीव है। तो ये देखो इस तरह की लीव है, किसमें, लॉन्ग पेटियोल है। तो एक पॉइंट आपने ये याद रखना, डायरेक्ट जो स्टेम से है लॉन्ग पेटियोल में लीव है। उसके बाद लीव के एक्सियल में, ठीक है, ये जो लीव होता है इसके, ये इसको एक्सियल बोलते हैं, इसके एक्सियल में देखो आपकी इन्फ्लोरोसेंस गई हुई है, ठीक है। तो दूसरी तरफ भी ये लॉन्ग पेटियोल है, फिर ये लीव है, और इसके एक्सियल में आपकी इन्फ्लोरोसेंस है। तो जो इन्फ्लोरोसेंस होगी वो अराइज होगी आपकी जो लीव के एक्सियल है वहां से आपका ये पेडंकल जाएगा, ठीक है। ये आपका पेडंकल है, ठीक है। तो देखो अभी तक जितनी भी क्रॉप पड़ी थी, ट्यूबरोज पड़ी थी, उसमें जो फूल आता था, जिस स्टेम पे आता था उसमें लीव्स होती थी ना लीव्स। बट इसमें फूल जहां आया हुआ है नीचे कहीं पे भी लीव नहीं है, तो इसको आप लीफलेस स्टेम बोल सकते हो, ठीक है। लीफलेस स्टेम बोलो चाहे पेडंकल बोलो। तो ये पेडंकल है। अब इसको पेडंकल क्यों बोला भाई, पेडिसल क्यों नहीं बोला, वो भी तो आपको डाउट हो सकता है। तो मैंने आपको बताया है जो स्पेडिक्स है ये अकेला फूल नहीं है। अगर अकेला फूल होगा उसका जो लोअर पोर्शन होता है उसको बोलते हैं पेडिसल। बट अगर इनफ्लोरोसेंस है, इनफ्लोरेसेंस का मतलब होता है ग्रुप ऑफ फ्लावर, ठीक है। तो बहुत सारे फूल मिलकर इनफ्लोरेसेंस बनाते हैं, उसके जो नीचे स्टॉक होता है उसको बोलते हैं पेडंकल। तो देखो ये गया आपका पेडंकल, उसके ऊपर ये इनफ्लोरेसेंस है, ठीक है। ये इनफ्लोरेसेंस है जिसको बोलते हैं स्पेडिक्स, उस पे नंबर ऑफ फ्लावर है। और इसके बाहर ये जो है ना ये लोअर पोर्शन, ये है सबसे इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इसकी कमर्शियल वैल्यू है, इसको बोलते हैं स्पेथ। तो अब आपको समझ आ गया ना स्पेडिक्स किसको बोलते हैं, इसको। स्पेथ क्या होता है, इसको। तो ये देखो ये वाइट कलर की स्पेथ है, ये रेड कलर की स्पेथ है, और ये स्पेडिक्स है, ठीक है। तो ये आपकी लीव यहाँ देख लो, और यहाँ देख लो गमले में लगाया हुआ है, ये जड़े है इसकी, ठीक है। ये इसकी स्टेम है, ये छुटकू सी, फिर प्लांटिंग पॉट, फिर फ्लावर बड। तो देखो यहाँ से लॉन्ग पेटियोल है और आपकी लीव आई है, ये भी लॉन्ग पेटियोल है, लीव आई है। इसी तरह बहुत सारी लीव आई है लॉन्ग पेटियोल पे, हर लीव के एक्सियल पे इन्फ्लोरेसेंस आई होगी, ये देखो। और इसमें जो स्पेथ का कलर है ना, आपको पिंक दिख रहा है, पिंक के साथ थोड़ा सा ग्रीन दिख रहा है, मार्जिन दिख रहा है ना। तो जिसमें ये दो कलर होते हैं उसको बोलते हैं ओबाके। पिंक कलर की स्पेथ है, ठीक है। और जब छोटा होगा फूल तो इस तरह से बड स्टेज में ये है, ये देखो पिंक कलर की बड है ये। तो अब आपको ये पूरा समझ आ गया होगा। अब एक पॉइंट और देख लो, एरियल रूट का मैंने बताया था कि इसमें एरियल रूट होती है। तो ये देखो जैसे गमले में लगाया हुआ है, मेन रूट सिस्टम तो अंडरग्राउंड है, बट बाहर एरियल का मतलब है हवा में, हवा में ये आपको रूट्स दिख रही है, तो ये होती है एरियल रूट्स। तो इसका इम्पॉर्टेंट रोल है इसमें, तो आपने ध्यान रखना है। एंथूरियम में एरियल रूट्स भी होती है। तो ये प्लांट दिख रहा है ना कितना सा सॉफ्ट है ये, तो ये क्या है, हर्बेशियस है, वुडी नहीं है, ये हर्बेशियस है। तो आई होप आपको अभी पूरे मॉर्फोलॉजी समझ आ गई होगी, ठीक है। फिर ये देख लो, ये इसकी इन्फ्लोरेसेंस है, इसमें और बढ़िया से बताया है। तो ये देखो इसमें स्पेथ किस कलर की है, ग्रीन कलर की है। फिर ये इसकी इन्फ्लोरेसेंस देख लो यहाँ पे एंथूरियम की, क्या होता है, परफेक्ट फ्लावर होता है। परफेक्ट फ्लावर होता है कि मेल फीमेल पार्ट जो है एक ही फ्लावर में होगा। तो ये देखो इसमें और बढ़िया से फूल दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है। तो ये देख लो, ये मैंने ऐसी फोटो दिखाने के लिए, तो ये स्पेडिक्स है, ठीक है। स्पेडिक्स में भी कितनी वेरिएशन है, नीचे ये वाइट कलर का है, ऊपर ग्रीन। तो जितने भी वैरायटी होती है उसका सफ़ेद कलर अलग हो जाता है, और जो स्पेडिक्स है वो भी कलर में वेरी करता है। किसी में ग्रीन कलर का स्पेडिक्स होता है, किसी में रेड कलर का, किसी में
पर्पल कलर का होता है, ठीक है। और किसी में ऐसा होता है कि पहले वाइट होता है फिर ग्रीन हो जाता है, मल्टी कलर्ड भी होता है। तो इसमें देखो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो स्पेत है और फिर स्पेडिक्स हो गया, ठीक है। तो स्पेत देखो ये वाइट कलर का स्पेत है, पिंक, ग्रीन, ये रेड कलर का है। फिर स्पेडिक्स भी देखो अट्रैक्टिव लग रहा है, ये वाइट है ऊपर ग्रीन है, वाइट ग्रीन इस तरह से। तो ये डिफरेंट डिफरेंट मल्टी कलर्ड, ये देखो ब्राउन है बिल्कुल डार्क का, है ना, ये वेरीगेटेड है, मल्टी कलर की स्पेद है। फिर ये डिफरेंट डिफरेंट कलर है, येलो कलर है, ग्रीन, वाइट, फिर रेड, ठीक है। तो इसकी स्पेद देख लो, ये रेड कलर की जैसी है, ये वाइट और ग्रीन का कॉम्बो है। तो इस तरह से तो ये है जिसकी ऑर्नामेंटल वैल्यू है, ठीक है। फूल की कोई ऑर्नामेंटल वैल्यू नहीं है, ठीक है। स्पेद हो गया, जो ये लीफ होती है, मॉडिफाइड लीफ अलोंग विद स्पेडिक्स, जो कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस है वो मिलके एक अट्रैक्टिव लुक देती है फ्लावर को। स्पेथ जो है वो मॉडिफिकेशन है लीव की, वो हार्ट शेप की होती है। देखा था ना आपने, हार्ट शेप की थी स्पेथ जो कलरफुल है। ये स्पेथ है, ये स्पेडिक्स है, ठीक है। ये स्पेथ है, ये स्पेडिक्स है। अब आप इसको इमेजिन करते रहना। तो जो स्पेद है वो हार्ट शेप की होती है, लॉन्ग स्टॉक पे होती है, ठीक है। ये लॉन्ग स्टॉक होता है, तो इस स्टॉक को क्या बोलते हैं, पेडंकल बोलते हैं। था ना ऐसा। नंबर ऑफ वेन, तो जो ये स्पेद होती है इसमें वेन होती है, क्योंकि ये भी तो मॉडिफाइड लीव है, तो लीव की तरह ही होगी ना, से हार्ट शेप की है, इसमें वेन होगी। जहाँ ये पॉइंट होता है ना, यहाँ से वेनेशन होती है इसमें, इस तरह से। नंबर ऑफ वेन ओरिजिनेटेड एट जंक्शन ऑफ स्पेथ एंड फ्लावर स्टॉक, तो जहाँ ये स्पेथ होता है इसमें नीचे से फ्लावर स्टॉक लगा होता है जिसको पेडंकल बोलते हैं, वहाँ से अराइज होती है सारी वेन। ये देखो, ये इसकी वेन है, ठीक है। इसमें फिर टर्शरी और सेकेंडरी वेन भी इस तरह से पेडंकल पे ये लगे होते हैं ना, यहाँ ये पॉइंट जहाँ पे जो स्टॉक और जो स्पेद है वो अटैच करता है, वहाँ से ज्वाइन होती है ये, यहाँ से सारी वेन्स निकली होती है इस तरह से। फिर जो स्पेडिक्स है, जो इन्फ्लोरेसेंस होती है, उसको कैंडल बोलते हैं। वो सिलेंड्रिकल होती है, इस तरह से थी ना, सिलेंड्रिकल थी। ओरिजिनेटेड फ्रॉम सेम जंक्शन, इसमें 150 से 250, 250 से 300 बाइसेक्चुअल फ्लावर होते हैं। वो किस तरह से होते हैं, स्पाइरल मैनर या कंसेंट्रिक, इस तरह जैसे ये है तो इस तरह से लगे थे ना फूल, इस तरह से स्पाइरल मैनर, इस तरह से। ऑन मैच्योरिटी, मैच्योरिटी में क्या होता है, ये फूलों से क्या होता है, ड्रॉपलेट शाइनी मटेरियल सिक्रीशन निकलती है, उसको नेक्टर बोलते हैं। व्हेन स्टिग्मेटिक सरफेस वेट पोलन अप्लाइड, जब ये गीला हो जाता है ना ये पूरा सरफेस, जब पूरा ड्रॉपलेट सिक्रीशन इसमें निकल जाती है, तब अगर पोलन अप्लाई करेंगे तो पॉलिनेशन सक्सेसफुल होती है। और इसमें प्रोटोगाइनी होता है। प्रोटोगाइनी मतलब जो फीमेल पार्ट है वो पहले, जो स्टिग्मा है वो पहले रिसेप्टिव होता है एंथर के मैच्योर होने से। तो इसमें क्रॉस पॉलिनेशन किससे होती है, बीज से होती है। इतनी अट्रैक्टिव स्पेस है इसकी, तो इसमें इंसेक्ट अट्रैक्टेड हो जाते हैं इसकी तरफ। फिर है सक्सेसफुल पॉलिनेशन रिजल्ट इन एनलार्जमेंट ऑफ स्पेडिक्स एंड टर्न डार्क ग्रीन। तो देखो जैसे ये आपका स्पेडिक्स है, ठीक है, उसमें क्या है, आप नोटिस करोगे कि कोई सिक्रीशन तो नहीं आ गई है। जब ये सिक्रीशन आ जाएगी प्रॉपर और वेट हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, पोलन अप्लाई करेंगे। अब इसका तो ऐसा है ना, स्टिग्मा पहले रिसेप्टिव हो जाएगा, ठीक है। स्टिग्मा पहले रिसेप्टिव होगा तो उसको प्रोटोगाइनी बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे, बाहर से पोलन अप्लाई कर लो या हनी भी इसको क्रॉस पॉलिनेशन कर लेगी। फिर क्या होगा, जब ये स्पेडिक्स ना फिर फूलने लग जाता है, ठीक है, ऐसे फूल जाता है, ये एनलार्ज हो जाता है और इसका जो कलर है ना वो डार्क ग्रीन हो जाता है। और उसके नीचे जो स्पेथ होगी ना, स्पेथ, उसका कलर भी डार्क ग्रीन हो जाएगा। जब ऐसा होने लगेगा ना, तब आप समझना कि पॉलिनेशन हो गई है सक्सेसफुल। मतलब जब सक्सेसफुल पॉलिनेशन होगी तो स्पेडिक्स डार्क ग्रीन हो जाता है, एनलार्ज हो जाता है, और जो इसकी जो स्पेद होती है वो भी डार्क ग्रीन हो जाएगी। फिर जब पॉलिनेशन सक्सेसफुल हो गई, फिर क्या होगा, जो फ्लावर है, फ्रूट बन जाएंगे ना उस पे, तो इसके फ्रूट को बोलते हैं बेरी।
तो फ्रूट बेरी होती है और उस बेरी के अंदर होते हैं सीड छोटे छोटे, जैसे टमाटर के अंदर होते हैं ना सीड, जिसमें बाहर से वो म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है। जब स्पेडिक्स मैच्योर हो जाता है, पूरा पॉलिनेशन होगी, मैच्योर हो गया स्पेडिक्स, फिर क्या होती है उसमें फ्रूट आ जाता है, बेरी आ जाती है। बेरी के अंदर क्या होता है, जूसी म्यूसिलेजिनस पल्प होता है, ठीक है, और उसके अंदर सीड होता है, ठीक है। तो इस तरह का होता है एंथूरियम का फ्लावर, ठीक है। तो ये देखो, ये इसका स्पेडिक्स है, ठीक है। स्पेडिक्स पे इस तरह से फूल है, वाइट वाइट आपको दिख रहे होंगे। तो बहुत ही माइन्यूट होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, एंथूरियम में बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, बट इसमें प्रोटोगाइनी होती है। तो बाइसेक्सुअल होने के बावजूद भी ये क्रॉस पॉलिनेटेड होते हैं बिकॉज ऑफ प्रोटोगाइनी। और जो इसमें क्रॉस पॉलिनेशन होती है वो होती है हनी बी की जैसे। फिर ये देख लो, जब एक बार पॉलिनेशन हो गई उसके बाद क्या होता है, ये स्पेडिक्स फूल जाता है, ठीक है, एनलार्ज हो जाता है। ये इसका कलर क्या है, डार्क ग्रीन हो जाता है। स्पेत जो होती है उसका कलर भी डार्क ग्रीन हो जाता है। तो आप देख रहे हो ना, इस तरह के फ्रूट होते हैं, बिल्कुल पल्पी जूसी, छोटे छोटे इस तरह के सीड आते हैं, बिल्कुल टमाटर की तरह। यहाँ पे इसमें म्यूसिलेजिनस कवरिंग है, ठीक है, म्यूसिलेजिनस कवरिंग है, तो बिल्कुल टमाटर की तरह सीड होंगे। अब जो एंथूरियम है इसको सेमी टेरेस्ट्रियल भी बोलते हैं, ठीक है। देखो, ये ज़रूरी नहीं है कि ग्राउंड, टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है ग्राउंड पे ही ग्रो नहीं करता है। तो एंथूरियम क्या होता है, एपीफिटिक भी हो सकता है, जैसे ऑर्किड में बताया था, जो ट्री पे ग्रो करता है, बट नॉट पैरासाइट। इसके एरियल रूट होते हैं एंथूरियम में, जो कि मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट को ऑब्जर्व करते हैं एयर से। फिर एपिलेप्टिकली रॉक पे, जो पत्थरों में ग्रो कर सकता है, टेरेस्ट्रियली ग्राउंड पे। तो अब ये इंपॉर्टेंट है कि दो तरह के ऑर्किड होते हैं वैसे। फ्लावरिंग टाइप का मतलब है जिसकी जो सफेद होती है और जो स्पेडिक्स है वो ऑर्नामेंटल होगा। अट्रैक्टिव स्पेद एंड स्पेडिक्स बट फॉलिएज नॉट सो अट्रैक्टिव। और फॉलिएज में क्या होगा, जो इसके पत्ते होते हैं ना वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, वेलवेटी अट्रैक्टिव होते हैं। तो फ्लावरिंग टाइप की स्पीशीज आपको पता होनी चाहिए। तो देखो, एंथूरियम एड्रियनम, रेड कलर की स्पेद होती है इसकी। एंथूरियम ब्राउनी, एंथूरियम बकेरी, एंथूरियम स्कैरजेनियनम, एंथूरियम स्कैसियनम, एंथूरियम ओमेटरम। तो इसमें ये जो एंड्रियनम है और स्कैरजेरियनम है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद जो फॉलिएज टाइप के एंथूरियम है, एंथूरियम क्लैरिनर्वियम, एंथूरियम कोरुगेटम, एंथूरियम क्रिस्टेलियनम, एंथूरियम हॉटियनियम, एंथूरियम ग्रैंडी, एंथूरियम एमनिकोला, एंथूरियम डिजिटेटम, एंथूरियम मैग्निफिकम, एंथूरियम ल्यूकोनरम, एंथूरियम पेंटाफाइलम, फिर पेडेटोरेडिएटम, ऑल्फर्सियनम, हुकेरी, विची, वेरिक्वेनम, वाटरमेलन्स, ठीक है। तो ये है डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज, कुछ इसमें फ्लावरिंग है, कुछ फॉलिएज है। अब जो एंथूरियम ग्रैंडी है ये वेरीगेटेड भी है, ठीक है। तो वेरीगेटेड कौन सी है, एंथूरियम ग्रैंडी। तो इस तरह से ये आपको पता होना चाहिए कौन सी फ्लावरिंग है, कौन सी फॉलिएज है। अब जो एंथूरियम का जो कलर होता है पिंक टू डार्क रेड, जो अगर स्पेत इसकी पिंक टू डार्क रेड होगी वो साइनिडीन की वजह से होगी, और अगर ऑरेंज कोरल कलर का होगा तो पिलारगोनिडीन की वजह से। फिर जो वैरायटी है मोस्टली हाइब्रिड ऑफ एंड्रियनम एंड स्कैरजेनियम। तो देखो, जो ये एंड्रियनम था और जो स्कैरजेनियम था ये इम्पॉर्टेंट था। जो आजकल जो मोस्टली जो वैरायटी है ना डेवलप हुई वो इनकी हाइब्रिड है दोनों की, ठीक है। टाइप ऑफ एंथूरियम, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 3 तरह के होते हैं वैसे एंथूरियम ना, 3 तरह के फ्लावर टाइप होते हैं। एक तो स्टैंडर्ड, ओबाके और ट्यूलिप, ठीक है। और आज की डेट में एक एंड्रिकोला टाइप भी आ गया है। तो 4 तरह के ग्रुप भी आप याद रख सकते हो, स्टैंडर्ड, ओबाके, ट्यूलिप और एंड्रिकोला। तो देखो, जो स्टैंडर्ड होता है ना, स्टैंडर्ड जो इसकी स्पेद होती है वो हार्ट शेप की होती है, लोब ओवरलैप। तो जो इस तरह के हार्ट शेप की स्पेद होती है ये लोब होते हैं, ये ऐसे ओवरलैप होते हैं, ठीक है, ओवरलैप्ड होते हैं। साइज कितना हो सकता है, 12 से 11 सेंटीमीटर, अगर छोटे साइज की होगी तो इतनी, और मैक्सिमम 22 से 18
सेंटीमीटर की सफेद का साइज हो सकता है। और कलर क्या क्या हो सकता है सफेद, लाल कलर की, ऑरेंज, वाइट, ग्रीन, पिंक, कोरल कलर का हो सकता है। ठीक है। जबकि जो ओबाके है, ओबाके का जो सफेद है ना वो बाई कलर्ड होता है। मैंने आपको एक फोटो दिखाया था ना कि मान लो इसमें आधा पिंक होगा, जो मार्जिन होंगे वो ग्रीन रहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए जो ओबाके के मार्जिन है वो ग्रीन रहते हैं। तो दो कलर होते हैं इसके सफेद में। जो मेजर कलर होता है वो जो सफेद का कलर होता है, चाहे रेड हो सकता है, पिंक हो सकता है, कोई भी कलर हो सकता है, बट मार्जिन पे ग्रीन कलर होता है। कई बार क्या होता है ये ग्रीन कलर भी गायब हो जाता है कभी कभी। ठीक है, गर्मियाँ ज़्यादा हो जाती तो ग्रीन कलर भी उड़ जाता है। तो ये भी बिल्कुल स्टैंडर्ड की तरह दिखता है, कलर पूरा यूनिफॉर्म कलर होता है। फिर देखो स्टैंडर्ड में तो पूरे सफेद में सेम कलर होगा, ओबाके में दो तरह के कलर होंगे, मार्जिन में ग्रीन होगा, बाकी तो जो स्टैंडर्ड कलर है। ठीक है। फिर क्या होगा, अगर गर्मियाँ ज़्यादा हो गई तो ये जो ग्रीन कलर है ये उड़ जाता है, फिर पूरा सफ़ेद कैसे बन जाता है, एक ही कलर का सिंगल सफ़ेद कलर हो जाती है। साइज देख लो 8 से 7 सेंटीमीटर मिनिएचर में अगर छोटे साइज का होगा, और ये डायमेंशन होते हैं जो बड़ी साइज की सफ़ेद होती है। फिर ट्यूलिप टाइप का होता है। ठीक है, ट्यूलिप टाइप में क्या होता है, जो सफ़ेद होती है ना सफ़ेद, वो कप शेप की होती है। ठीक है, अभी पिक्चर दिखाऊंगी। और स्पेडिक स्ट्रेट एंड इरेक्ट होता है। साइज इसका ये देख लो, ये इन दोनों से छोटे साइज की होती है ये ट्यूलिप टाइप का जो एंथूरियम होता है। ठीक है, मोस्टली ट्यूलिप टाइप आर हाइब्रिड ऑफ मोर और टू पेरेंट। तो ये एक तरह हाइब्रिड होते हैं ये। ठीक है, तो इसमें दो या दो से ज़्यादा पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। तो पहले एक बार फोटोज़ देखो फिर वैरायटी करवाती हूँ। तो ये देख लो स्टैंडर्ड। ठीक है, जो स्टैंडर्ड टाइप के एंथूरियम है, इसमें बोला था ना कि हार्ट शेप की सफ़ेद होगी, तो दिल की आकार की होती है, ओवरलैपिंग भी हो सकती है। तो ये देखो ये वाला जो लोब है ये इस लोब के ऊपर जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये देखो ओवरलैपिंग का मतलब होता है एक के ऊपर एक। तो देखो ये लोब इधर जा रहा है, दूसरा लोब इसके नीचे, मतलब ओवरलैप हुआ है ये। ठीक है, तो आप देख सकते हो प्रॉपर ओवरलैपिंग आपको दिख रही है। कलर देखो इसमें एक ही कलर होगा पूरे सफेद में, या तो रेड है या ग्रीन है, बाई कलर नहीं है ये। ठीक है, वाइट हो गया, पिंक हो गया, ठीक है, ऑरेंज कलर का हो गया। फिर ये ओबाके है, ओबाके में बाई कलर होते हैं, दो कलर होते हैं। तो एक तो पूरा से जो कलर रहेगा स्टैंडर्ड, जैसे पिंक कलर की सफेद है बट मार्जिन ग्रीन है। ठीक है, वैसे ही यहाँ देख लो रेड कलर की सफेद है, मार्जिन ग्रीन है। सबका देखो पिंक है, मार्जिन ग्रीन है, मेन कलर है और साथ में मार्जिन का है ग्रीन कलर। तो कभी कभी अगर गर्मियाँ ज़्यादा हो जाए ना तो ये ग्रीन कलर भी हट जाता है, तो ग्रीन कलर पूरी सफेद ये सेम कलर की बन जाती है, पिंक हो रेड हो जो भी कलर हो मेन। ठीक है, फिर ये देख लो ट्यूलिप एंथूरियम, ये कप की आकार का होता है। देखो लग रहा है ना आपको एक कप शेप जैसा इस तरह से। ठीक है, अभी तो इसमें उतना प्रोमिनेंट नहीं दिख रहा, पूरा जैसे फाइकस कृष्णी का पत्ता देखा था ना हमने, उसमें पानी कलेक्ट कर सकते हो, वैसे ये भी मुड़ा होता है, पूरा कप जैसा होता है ये नीचे से, इसमें थोड़ा कम है और ये सबसे छोटे साइज का होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे फ्लावर अरेंजमेंट में भी एंथूरियम कितना सुंदर लग रहा है, फ्लावर अरेंजमेंट में भी यूज़ कर सकते हैं। और इसकी जो स्पेडिक्स है इरेक्ट होती है, स्ट्रेट होती है। ठीक है, कुछ वेराइटी है ना उसमें स्पेडिक्स भी मुड़ी होती है, मैं दिखाती हूँ आपको। एंथूरियम एंड्रियनम है। ठीक है, इसमें तो पूरा रेड कलर का है, स्ट्रेट है। ठीक है, इसमें हार्ट शेप के ऊपर है मुझे, तो ये कौन सा है, स्टैंडर्ड टाइप का है, साथ में कलर रेड ही है सब में, तो ये है आपका स्टैंडर्ड। कैरजेरियनम, तो इसमें देखो इसमें स्पेडिक्स कैसा मुड़ा हुआ है ना, तो इस तरह का मुड़ा हुआ भी हो सकता है। जो मोस्टली जो स्पीशीज़ इम्पॉर्टेंट है जिससे प्रेजेंट डे की जो हाइब्रिड या वैरायटीज़ डेवलप होती है, तो वो है स्कैरजेरियनम हो गया, और दूसरा मैंने आपको बताया था एंड्रियनम। ठीक है, तो फिर वैरायटी कर लेते हैं स्टैंडर्ड की वैरायटी। ये देखो ओजाकी हो गया, इसमें जो सफ़ेद है ये आपका सफ़ेद का कलर है, ये आपका स्पेडिक्स का है। ठीक है, तो इस तरह से आप अब खुद पढ़ सकते हो। ओजाकी रेड कलर का है, जो इसका स्पेडिक्स है वो रेड और पर्पल का कॉम्बो है। ठीक है, फिर कोजोहारा डार्क रेड कलर का है, सफ़ेद, वाइट और येलो टिप, मतलब जो इसका स्पेडिक्स है वो सफ़ेद है और ऊपर टिप येलो है। नीता ऑरेंज कलर की है, तो इसका जो स्पेडिक्स है सेम वाइट कलर का है और जो टिप है वो येलो कलर की है।
मरियन सी फर्थ है, पिंक कलर का है, वाइट कलर का है और येलो टिप है इसकी। तो जो इसका स्पेडिक्स है वाइट कलर का है, स्पेडिक्स टिप इसकी येलो है। तो जो कोजीहारा, नीता और मरियन है, ये तीनों सेम ही है, ठीक है, सिर्फ सफ़ेद में फ़र्क है इसमें कलर। मेडोरी है ब्राइट ग्रीन, येलो कलर का स्पेडिक्स है, ग्रीन टिप है। तो इतना डिटेल में कोई पूछेगा नहीं, बट फिर भी आप देख लो जितना भी याद रख सकते हो। ओबाके में देख लो, एवेन्यू हो गया, ठीक है, एवेन्यू देखो कोरल पिंक और ग्रीन। तो ओबाके है तो ग्रीन कलर तो इसमें कंपलसरी है, होगा ही होगा, ठीक है, जो भी सफ़ेद का कलर होगा उसमें जो मार्जिन होंगे वो ग्रीन कलर के होते ही है। तो ये ऑलरेडी आपको पता है। तो मेन जो सफ़ेद का स्टैंडर्ड कलर है वो पिंक है, साथ में ग्रीन का कॉम्बो है मार्जिन पे। और इसकी जो स्पेडिक्स है सेम नीता की तरह है, नीता को जहारा की तरह। कल्पना देख लो, लाल कलर का सफ़ेद है इसका और ग्रीन मार्जिन है। स्पेडिक्स सेम वही है, वाइट है और येलो टिप। मैडम पेले रेड कलर की है ये, और ग्रीन तो होगा ही, तो इसमें कोई रटा मारने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लाल कलर का है, ग्रीन होगा क्योंकि ओबाके है तो ग्रीन तो होना ही चाहिए इसमें मार्जिन पे। वाइट और रेड कलर का इसका स्पेडिक्स है। मिक्की माउस डार्क रेड, ये भी लाल कलर का है, ग्रीन कलर का उसमें कॉम्बो है। रेड कलर की स्पेडिक्स है या ऑरेंज। रेम्बो, रेम्बो देखो वाइट कलर का है रेम्बो और ग्रीन उसके मार्जिन्स होंगे, ठीक है। रेड कलर की इसकी स्पेडिक्स है। मैडोना क्रीम ओबाके, मतलब क्रीम कलर का है ये, प्लस ग्रीन कलर के मार्जिन है। लेम्बोडे वाइट ग्रीन ओबाके, मतलब वाइट कलर का है, ग्रीन मार्जिन है। फेराओ ऑरेंज कलर का है, ग्रीन बॉर्डर है। फ्लारोज पीच कलर का है और ग्रीन इसके मार्जिन है। अगर पीच कलर की जगह पीच ओबाके भी लिखा होगा तब भी मतलब पीच प्लस ग्रीन मतलब होगा। अगर रेड ओबाके लिखा होगा मतलब रेड कलर की स्टैंडर्ड कलर होगा सफ़ेद का प्लस ग्रीन, ये होता है ओबाके का मतलब, ठीक है। ट्यूलिप का तो फिर ये देखो, ट्यूलिप की एग्जांपल लेवेंडर लेडी, मोवे कलर, पिंक और पर्पल की बीच की शेड मोवे होता है। इसमें मोवे कलर का ही आपका स्पेडिक्स है, मोवे कलर की सफ़ेद है, ठीक है। फिर कैलिप्सो मैग्नेटा कलर का इसका सफ़ेद है और डार्क मैग्नेटा कलर की स्पेडिक्स है। लेडी जेन लाइट रेड कलर का इसका सफ़ेद है और लाइट रेड कलर का ही इसका स्पेडिक्स है। तो ट्यूलिप में देखो ना, जिस कलर का सफ़ेद है उसी कलर की स्पेडिक्स है, ठीक है, थोड़ा 19-20 का फ़र्क है, बाकी कुछ नहीं। फिर ये देखो ऑरेंज कलर की वैरायटी, अब कलर किस बेस पे डिफाइंड की है, तो मेन जो सफ़ेद है उसके हिसाब से कलर होंगे ना, स्पेडिक्स को थोड़ी ना काउंट करेंगे ज़्यादा। तो देखो नीता हमने पढ़ा था ऑलरेडी, ऑरेंज कलर का है तो ऑरेंज कलर में नीता हो गया, ठीक है, नीता हो गया। डायमंड जुबली हो गई, फेवरेट हो गया, हॉर्निंग ऑरेंज, सनबर्स्ट, ठीक है, तो नीता याद रख लो। पिंक कलर में अग्निहोत्री, पैशन, पैराडाइज पिंक, एबे, मरियन, ठीक है, एवो एनुके, सरप्राइज। वाइट कलर का देख लो, हिडन ट्रेजर, जमाइका, ट्रिनिडेड, सरियाना। चलो ट्रिनिडेड से मुझे याद आया, फॉर्मोसा और ट्रिनिडेड किस स्पीशीज के अंडर है बोगनविलिया, इसको क्रॉस करके क्या बनता है, मिनोवा मिस्ट, मूवमेंट। ग्रीन कलर की वैरायटी मेडोरी और एक्रोपोलिस, तो मेडोरी तो याद रह जाएगा, ठीक है। तो वही है, दो दो वैरायटी कर लो जो इम्पोर्टेंट लगे, ठीक है, ज़्यादा कर सकते तो कर लो, एमसीक्यू प्रैक्टिस क्या करो। मोवे कलर की लेवेंडर लेडी, तो ग्रीन कलर की मेडोरी और एक्रोपोलिस है, याद रखना इसको। मोवे कलर की लेवेंडर लेडी, तो जो ऐसे होते हैं ना बड़े यूनिक से कलर होते हैं तो उसकी वैरायटी देख लिया करो, जैसे वाइट कलर भी यूनिक है, ग्रीन कलर, मोवे कलर। अब रेड, पिंक, ऑरेंज ये तो सब में होते ही है कलर, ठीक है। फिर जो एड्रियोकोला टाइप है वो ड्वार्फ स्पीशीज होती है, तो किसी भी फ्लावर में अगर एड्रियोकोला टाइप लिखा होगा उसका मतलब है छोटे साइज का, मिनिएचर होगा उसका मतलब, तो वही है, जितने भी छोटे छोटे साइज के एंथूरियम है वो इसके अंडर आते हैं। फिर ये असेंस की बुक से मैंने वेराइटीज़ लिखी है। वैरायटी हैविंग फ्रेग्रेंस, जो फ्रेग्रेंट वैरायटी एंथूरियम की उसका नाम है तसूता पिंक ओबाके। अब यहाँ ओबाके लिखा है तो फीचर तो खुद ही बनाओ, ठीक है। ओबाके में क्या है, मतलब पिंक कलर का सफ़ेद होगा इसका और साथ में मार्जिन पे ग्रीन ग्रीन होगा, ठीक है, तो ये है ओबाके। वैरायटी लाइक मरियन सी फर्थ, नीता, लेडी जेन, सदरन ब्लश, हनीमून, रेड आर फ्रीली यूज्ड इन ब्रीडिंग प्रोग्राम, तो ब्रीडिंग में इन वैरायटी को यूज़ करते हैं।
ट्रांसजेनिक वैरायटी रिलीज्ड फ्रॉम हवाई, तो 1970 तक हवाई था ना टॉप लीडिंग एक्सपोर्टर एंड प्रोड्यूसर, फिर नीदरलैंड बना। तो जो ट्रांसजेनिक वैरायटी, ट्रांसजेनिक का मतलब होता है जो जीन होता है ना, जीन जो होता है जिसमें डिजायरेबल करैक्टर होते हैं वो उस वैरायटी में ट्रांसफर करते हैं बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू, ठीक है। तो ये मरियन सी फर्थ हो गया, एबे पिंक हो गया, कंजानो, पैराडाइज पिंक, ट्रॉपिक फ्लेम, रुडोल्फ, ये क्या है, ट्रांसजेनिक वैरायटी है। इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड, इंगा गोल्ड, एलिसिना, शोबिज, ठीक है। तो देखो कलर के हिसाब से भी देख लेना आप, ऑरेंज कलर की कौन सी है, पिंक कलर की कौन सी है, वाइट कलर की कौन सी है, ऑरेंज कलर, रेड। तो रेड देखो, रेड कलर की मैडम पेले है, ठीक है। मैडम पेले ये भी ओबाके टाइप की थी, यहाँ लिखा है ना मैंने ओबाके टाइप की थी मैडम पेले, तो मतलब ग्रीन कलर होगा इसमें। फिर लेडी जेन है, मिक्की माउस, मॉरिशस रेड, बटरफ्लाई, जैकेलिन हो गया, अमाई मारा हो गया, ट्रॉपिकल रेड, फ्लेम, सफारी, ओजाकी, कोजाहारा। तो ओजाकी कोजिहारा दोनों ये क्या है, रेड कलर की वैरायटी है। तो लिखा है ना लाइट रेड, डार्क रेड, ऑरेंज कलर की ये नीता हो गया, ठीक है। मरियन सी फोर, देखो बार बार नाम आ रहा है इस वैरायटी का, तो इसको याद करो जो बार बार रिपीट हो रही है। पिंक कलर की है ये, ठीक है। मैडोरी, मैडोरी तो ग्रीन कलर की है, इसमें लिखा भी है जो इसका मेन स्पेद है ब्राइट ग्रीन कलर का है, तो इसको देखो हमने यहाँ पे ग्रीन कलर में लिखा है। मैडोरी याद कर लो, एक्रोपोलिस कर लो, ठीक है। लेवेंडर लेडी, मौवे कलर का, लेवेंडर का कलर क्या होता है, ब्लूइश ब्लूइश होता है ना, वाइट कलर की। फिर ये कर दो, हिडन ट्रेजर कर लो, ट्रिनिडैड कर लो, सरियाना कर लो। फिर पिंक कलर की एबे, एबे याद कर लो, पिंक कलर की 2-3 जगह यूज हुआ है ये नाम एबे। फिर ये देख लो एवेन्यू, पिंक कलर की है, कल्पना रेड हो गई, मैडम पेले रेड हो गई, मिक्की माउस डार्क रेड हो गई। ओबाके में जो मेन कलर है ना स्टैंडर्ड वाला, उसके हिसाब से कलर डिसाइड होता है, ग्रीन तो सब में होगा ही। रेम्बो वाइट कलर की है, तो वाइट में यहाँ पे रेम्बो ऐड कर लो, तो इस तरह से वैरायटी ऐड करो इसमें। मैडोना क्रीम कलर की है, तो एक कलर क्रीम ऐड कर लो, अभी तो क्रीम कलर नहीं है ना, मैडोना है। फराओ ऑरेंज कलर के, तो ऑरेंज कलर यहाँ है तो इसमें फराओ ऐड नहीं है, तो फराओ इस तरह हो गया। फ्लारोज पीच कलर की है, तो पीच कलर इसमें ऐड कर लो। तो लेडी जैन देख लो, लाइट रेड कलर की है, तो हमने लेडी जैन यहाँ ऐड किया हुआ है। मैडम पेले भी हो गया, कल्पना ऐड हो सकती है क्योंकि कल्पना रेड कलर की है ना, मैडम पेले तो ऐड है इसमें। मिकी माउस भी इसमें ऐड है। रेम्बो, रेम्बो वाइट कलर की है, तो रेम्बो को वाइट में ऐड कर लो, यहाँ पे हो गया रेम्बो, ठीक है। कैलिप्सो मैग्नेटा कलर की है, लेवेंडर लेडी मोवे, मोवे कलर यहाँ है तो लेवेंडर लेडी यहाँ हो गया। तो समझ गए, तो बार बार सेम वैरायटी रिपीट हो रही है ये ना, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको याद नहीं होगी। तो ये देख लो, यहाँ पे भी कलर दिए हुए हैं सबके सेपरेटली, और यहाँ पे भी लिस्ट बनी हुई है, ठीक है। तो ये देख लो, इस तरह से इसको याद करना है, बाकी स्पेडिक्स का कलर इतना ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फिर ये देख लो कुछ वैरायटी, मार्शल, चियर्स, मूवमेंट, मूवमेंट यहाँ पे भी पढ़ा था हमने, देखो वाइट कलर की वैरायटी है मूवमेंट। पिस्टैचियो, फैंटेसिया, ये सब एंथूरियम की वैरायटी है, इसमें कलर लिखा है मैंने, रेड पिंक कलर की चियर्स है, ग्रीन कलर की पिस्टैचियो है, तो यहाँ ग्रीन में मैडोरी, एक्रोपोलिस हो गया, पिस्टैचियो हो गया, ये इस तरह कर लो, ठीक है। ग्रीन रेड मार्जिन, तो देखो रेड कलर की ये फैंटेसिया है, ग्रीन मार्जिन होंगे इसमें, ठीक है। इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड है, एंथूरियम इंटू रेड हॉट को जब क्रॉस किया है तो एक हाइब्रिड बना है। अदर वेराइटी ग्लॉस्टस की बुक से, टेम्पटेशन, लीमा वाइट, ये याद करनी है। हॉन्डुरस, सनसेट ऑरेंज, सनशाइन ऑरेंज, नाम से पता लग रहा है ऑरेंज कलर की स्पेद होगी इसकी। कैंडी क्वीन, ठीक है। ग्लैमर, मैरिग। फिर फ्लोरीफेरस इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड, चलो मुझे कमेंट में बताओ फ्लोरीफेरस क्या होता है। एक कल्टीवर शोबिज, तो शोबिज जो है इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड है, फ्लोरीफेरस है। फिर क्लोनल सिलेक्शन, कौन कौन सी वैरायटी है, यूनिवॉर्न सी फोर्थ। फिर डिजीज रेजिस्टेंट, जो बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए रेजिस्टेंट है, कल्पना, कल्पना किस कलर की थी, रेड कलर की थी ना, किसके अंडर थी, ओबाके, तो यहाँ देखो ओबाके के अंदर थी कल्पना रेड कलर की। मैडम पेले भी इसी में थे, मिक्की माउस भी, मिक्की माउस भी रेड कलर की थी, हमने यहाँ देखो मिक्की माउस भी रेड कलर की थी और मैडम पेले भी रेड कलर की थी,
ठीक है। और जो कल्पना थी वो भी रेड कलर की थी, तो इसमें एक नाम कल्पना ऐड करना है, ठीक है। फिर पैराडाइज पिंक, पैराडाइज पिंक पिंक कलर की थी। ट्रॉपिक आइस, सेंटेनियल, ट्रॉपिक फ्लेम, रुडोल्फ। फिर एंथ्राक्नोज के लिए मरियन सीफर्थ। एबे पिंक पिंक कलर की थी, ठीक है। तो एबे पिंक बताओ स्टैंडर्ड है कि ओबाके है। मनोआ मिस्ट, ठीक है। यूनिवाई, मौना किया, एवेन्यू। तो एवेन्यू किस कलर की वैरायटी है? पिंक कलर की एवेन्यू, ठीक है। तो यहाँ पे एवेन्यू, तो एवेन्यू ये है। पैराडाइज पिंक भी पिंक कलर की है। मरियन सीफर्थ बहुत बार यूज हो रही है, ये भी पिंक कलर की है। एबे भी पिंक कलर की है। तो जब पूरा पढ़ोगे ना आपको समझ आ जाएगा कौन सी वैरायटी बार बार रिपीट हो रही है, तो उस पर आप थोड़ा ध्यान दे देना, ठीक है। फिर है इसकी जो कैसे क्या ग्रोइंग कंडीशन है, टेम्परेचर, लाइट वगैरह वो सब देखते हैं। तो जो एंथूरियम की ग्रोथ होती है 2 स्टेज में होती है। एक तो जुवेनाइल फेज होता है जिसमें वेजिटेटिव ग्रोथ ही होती है सिर्फ प्लांट की, मतलब पत्ते पुत्ते ही आते हैं। और जनरेटिव फेज में क्या होता है, इसमें क्या होता है, फ्लावर की डेवलपमेंट हो जाती है। जैसे आपने प्लांट लगाया, उसकी जैसे स्टेम बढ़ेगी, पत्ते आएंगे, बर्ड्स आएगी, यहाँ तक होती है वेजिटेटिव ग्रोथ, जिसको जुवेनाइल फेज बोलते हैं। फिर जब ये जो बर्ड है ये फ्लावर बनने लग जाएगी, ठीक है, वेजिटेटिव होती है पहले ये बर्ड, बाद में यही जो बर्ड होती है वो फ्लोरल बर्ड में कन्वर्ट हो जाती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो जब ये वेजिटेटिव बर्ड फ्लोरल बर्ड में ट्रांसफॉर्म हो जाए और फिर फ्लावर आए प्रॉपर, उसको बोलते हैं जनरेटिव फेज। तो ये जो पहले वेजिटेटिव फेज होता है ये लंबा होता है, ज़्यादा टाइम तक ये चलता है। 12 से 18 महीने तक एंथूरियम में वेजिटेटिव ग्रोथ ही होती है। प्रेजेंस ऑफ वेजिटेटिव बर्ड इन लीफ एक्सियल, तो इसमें क्या होता है, लीफ के एक्सियल में क्या है, बर्ड आती है, वेजिटेटिव बर्ड बोलते हैं इसको। फिर जनरेटिव फेज में क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेजिटेटिव बर्ड टू फ्लोरल बर्ड। इस वेजिटेटिव बर्ड की ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है, फ्लोरल बर्ड बन जाती है और साथ में फिर फ्लावर की डेवलपमेंट करती है। तो अब इसमें जो न्यूट्रिएंट्स लगते हैं, NPK एट द रेट 31-10-10, ठीक है। इतना जो ये वाटर सॉल्युबल है ये इतना 0.2% लेना है और उसको स्प्रे करना है वेजिटेटिव ग्रोथ में। और फ्लोरल जो है रिप्रोडक्टिव जो जनरेटिव ग्रोथ है उसमें 10-20-20 सेम डोज है, उसको फ्लावरिंग स्टेज में करना है। अब आप एक चीज़ नोटिस करोगे, यहाँ नाइट्रोजन ज़्यादा है, यहाँ 31 है और यहाँ देखो कितनी कम है, 10 तक। तो देखो आपको पता ही है ना, जो नाइट्रोजन है वो वेजिटेटिव ग्रोथ को एनहांस करता है, इसीलिए यहाँ पे नाइट्रोजन की डोज ज़्यादा है। तो सब वही है जो बार बार पढ़ा रही, वही कंसेप्ट है। तो अगर अभी तक आपने इतने लेक्चर पढ़ लिए ना, दिल से अच्छे से समझ के पढ़े होंगे, तब तो आपको अब मेरे नोट्स भी इजीली समझ आ जाएंगे, क्योंकि कंसेप्ट तो सब में सेम ही होते हैं, ठीक है। फिर टेम्परेचर की बात करते हैं। तो देखो डायरनल टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी इंपॉर्टेंट है। डायरनल टेम्परेचर होता है डे और नाइट का जो टेम्परेचर का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो जो एंथूरियम जिनको हम कल्टीवेट करते हैं मोस्टली वो है एंथूरियम एड्रियनम, जो रेड कलर की होती है, मैंने दिखाई थी। एंथूरियम स्कैरजेरियनम, इसकी पिक्चर भी मैंने आपको दिखाई थी, इस तरह से मुड़े हुए स्पेडिक्स थे इसमें, ठीक है। तो देखो नाइट का टेम्परेचर अगर 18.3 डिग्री सेल्सियस है और अगर 21.2 से 23.9 डिग्री सेल्सियस है तो क्या होगा। तो अगर रात का टेम्परेचर इतना है 18.3 डिग्री, वो जरूरी है लग्जरियंट ग्रोथ के लिए, ठीक है। जब स्टार्टिंग में बताया था ना जुवेनाइल फेज चल रहा है, तो अगर इतना टेम्परेचर हो 18.3 तो बढ़िया ग्रोथ होती है, लग्जरियंट ग्रोथ, वेजिटेटिव ग्रोथ प्रॉपर होती है। फिर जब फ्लावर की इनिशिएशन, मतलब जब ये जो वेजिटेटिव बर्ड है ये रिप्रोडक्टिव में चेंज हो जाएगी, फिर फ्लावर आना होगा, उसकी इनिशिएशन के लिए जो नाइट का टेम्परेचर है ये बेस्ट है, थोड़ा बढ़ना चाहिए 21.2 से 23.9, ठीक है। तो कुछ बुक में कुल मिला के 18 से 24 नाइट टेम्परेचर की रेंज बताई है। तो है ना ये 18 से 24, 23.9 का मतलब 24 तो हुआ। तो कुछ बुक में 18 से 24 बताई है, यहाँ पे मैंने आपको अलग से बता दिया कि 18 जब कम है तो वो लग्जरियंट ग्रोथ जो वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए बढ़िया है, फिर फ्लावर इनिशिएशन के लिए 21 से 24, ठीक है। फिर ये देख लो दिन का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 24 डिग्री सेल्सियस, रात का 18 डिग्री। तो देखो इन शॉर्ट रात का टेम्परेचर 18 से 24 तक हो सकता है ना, यहाँ पे पूरी डिटेल बता दी है कैसे कैसे। तो दिन का टेम्परेचर 24 से 28 डिग्री हो सकता है,
तो आप ये याद रखो, ठीक है। अगर टेम्परेचर बढ़ जाए, 35 से ज़्यादा हो गया टेम्परेचर, साथ में RH कम है, मतलब टेम्परेचर ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी कम है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, पत्ते जल जाएंगे, लीफ स्कॉर्चिंग हो जाएगी। इसको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही देखो गर्मी इतनी है, ऊपर से पानी भी नहीं मिल रहा है पत्तों को, कि एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी नहीं है। अगर ह्यूमिडिटी एनवायरनमेंट में हो, RH ज़्यादा हो तो फिर भी नहीं जलेंगे। अगर RH भी नहीं है, सूखा सा हो गया, साथ में गर्मी इतनी है, तो पत्ते जल जाएंगे। कांट टॉलरेट फ्रीजिंग टेम्परेचर, अगर माइनस में टेम्परेचर चले जाए तो वो भी बढ़िया नहीं है एंथूरियम के लिए। हाइब्रिड ग्रो, 30 डिग्री तक अच्छे से ग्रो कर सकता है हाइब्रिड, ठीक है। तो देखो 24 से 28 तो दिन का ऑप्टिमम टेम्परेचर है, 30 डिग्री तक भी आप ग्रो कर सकते हो, बट अगर 35 से ज़्यादा हो जाए तो साथ में ह्यूमिडिटी कम हो तो लीफ जल जाएगी आपकी। फिर ये एंथूरियम रिक्वायर हाई टेम्परेचर नॉट मोर देन 35, तो ये समरी है बार बार रिवाइज करने के लिए, ठीक है। फिर देख लो हाई ह्यूमिडिटी, मैंने बोला था लो ह्यूमिडिटी में क्या होगी, लीफ स्कॉर्चिंग होगी, तो ह्यूमिडिटी 80% तक तो चाहिए आपको, ठीक है। फिर शेड, शेड इंपॉर्टेंट है, तो शेड कितनी, 75 से 80% शेड चाहिए होती है, ठीक है। और जो लाइट इंटेंसिटी है अगर वो ज़्यादा हो जाए उसमें भी पत्ते जल जाते हैं, ग्रोथ प्रॉपर नहीं होती है, ठीक है, फ्लावर की क्वालिटी बढ़िया नहीं होती है, तो आपको शेड मेंटेन करना होता है। तो 75 से 80% आइडल शेड है, डायरेक्ट सनलाइट नहीं चाहिए, मॉडरेट से लो लाइट रिक्वायरमेंट होती है। तो अभी आप इसको सुनो, ये जो लाइट है शेड लविंग प्लांट है, ये जो एंथूरियम है वो शेड लविंग प्लांट है। तो इसमें देखो गर्मियों में जो हाई लाइट इंटेंसिटी होती है, जब गर्मियाँ होंगी हाई लाइट इंटेंसिटी होगी, तब क्या है 75 से 80% शेड मेंटेन करनी है। जहाँ पे आप एंथूरियम लगा रहे हो वहाँ से, जैसे किसी शेड नेट के अंदर लगा रहे हो, ठीक है, कोई स्ट्रक्चर के अंदर लगा रहे हो, तो उसमें क्या है सिर्फ सूरज की 20 से 25% की रोशनी ही अंदर एंटर होनी चाहिए पौधे में, और 75 से 80 शेड हो, तो वही मतलब है 75% अगर शेड है, 25% अगर लाइट आ रही है, बन गया ना 100%। फिर इन केस अगर लाइट इंटेंसिटी कम है, ऑलरेडी मतलब कम लाइट आ रही है, तो शेड थोड़ी कम कर दो, 65 से 75%, ठीक है। फिर हाई लाइट, अगर हाई लाइट इंटेंसिटी हो, साथ में लो ह्यूमिडिटी हो, ठीक है, देखो अगर हाई टेम्परेचर हो, ठीक है, हाई लाइट इंटेंसिटी हो, लो RH हो, तो क्या होगी, लीफ स्कॉर्च हो जाएगा, और जो बर्ड डेवलप हो रही है, प्लांट का कोई भी पार्ट हो वो स्कॉर्च हो जाता है, ठीक है। तो ये है इसमें, तो सेम वही बार बार सेम चीज़ें रिपीट हो रही है। तो लाइट इंटेंसिटी प्रॉपर होनी चाहिए, लिलियम में भी तो यही था, ठीक है, लाइट इंटेंसिटी प्रॉपर होनी चाहिए। तो कितनी लाइट इंटेंसिटी इसमें रिक्वायर्ड है, 20,000 से 30,000, ठीक है, 20,000 से 30,000 लक्स। तो ये लिख लो, इसमें दिख नहीं रहा है, 20,000 से 30,000 लक्स है ये, ठीक है। और समर में शेड देखो बोला है 75 से 80 होना चाहिए, 20,000 से 30,000 लक्स, 1800 से 2500 फीट कैंडल। तो लाइट इंटेंसिटी कितनी होती है, 1800 से 2500 फीट कैंडल लाइट चाहिए इसमें, ठीक है। फिर वही है कि अगर गर्मियों में लाइट इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है तो शेड ज़्यादा कर लो, अगर कम है तो शेड की परसेंटेज कम होगी। इन केस अगर हाई लाइट इंटेंसिटी होगी तो क्या होगी, लीफ स्कॉर्च हो जाएगा, ठीक है, लीफ जो पत्ते हैं वो जल जाएंगे। इन कमर्शियल प्रैक्टिस इट इज़ एडवाइजेबल टू हैव 50% शेड नेट ऑन टॉप, 25% शेड नेट। ये वही बोला जैसे शेड नेट हाउस है, मान लो ये है, यहाँ पे एंथूरियम लगा रहे हैं नीचे, तो ऐसा नहीं है कि जो पूरी जो नेट लगी है वो एक साथ ही सारी लाइट को रोके। इसमें क्या करेंगे, 2 नेट लगाएंगे, एक ऊपर होगी, उसके नीचे एक नेट ये होगी नीचे, ठीक है। तो जो ऊपर वाली नेट है वो 50% लाइट को रोकती है, नीचे वाली 25%। फिर ज़रूरत के हिसाब से अगर ज़्यादा लाइट रोकनी है तो नीचे वाली नेट भी लगा के रखो, अगर नहीं ज़रूरत है तो इसको हटा दो, फिर 50% ही रोकेगी। तो ये वही है कि अगर कमर्शियली करना है तो आप बिल्कुल फ्लेक्सिबल होके 2 लेयर में लगाओ नेट, ठीक है, एक जैसे 50% टॉप में, 25%, तो ज़रूरत के हिसाब से शेड को मेंटेन कर सको आप। तो आइडल कितनी शेड होनी चाहिए, 75% इसमें होनी चाहिए, ठीक है। तो जब 75% होगी, 50% टॉप, 25% शेड बिलो। आइडल शेड 75 से 80 ही है। अगर बहुत हाई लाइट है,
बहुत तेज़ लाइट है तो 75 से 80 है, अगर कभी लाइट की इंटेंसिटी थोड़ी कम है तो 65 तक भी जा सकती है, 65 से 75 तक भी रेंज हो सकती है। ऑलरेडी सब मैंने यहाँ लिख रखा है। फिर रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करें तो अगर RH ज़्यादा हो, ठीक है, तो बढ़िया ग्रोथ होती है। देखो एंथूरियम थ्राइव वेल इन एरिया ऑफ हाई RH लाइक कोस्टल एरिया हो गया, महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, हमने पढ़ा था ना साउथ की स्टेट में ये ग्रो करते हैं एंथूरियम को। हाई रेनफॉल एरिया ऑफ वेस्ट एंड ईस्टर्न घाट, ठीक है, तो वेस्ट और ईस्टर्न घाट जो पेनिसुलर इंडिया है, यहाँ ईस्टर्न घाट है, ये वेस्टर्न घाट है, ठीक है, पहाड़ी एरिया। फिर ऑप्टिमम RH कितना है, 50 से 85% RH है ऑप्टिमम, ठीक है। कुछ बुक में 80% लिखा हुआ है। अगर 50 से कम हो गया RH तब क्या होगा, वेजिटेटिव ग्रोथ स्लो हो जाएगी, पुअर फ्लावर डेवलपमेंट। और मैंने पीछे आपको बताया भी था, अगर हाई लाइट इंटेंसिटी है, हाई टेम्परेचर है, ठीक है, प्लस लो RH है, तब क्या होगा, लीफ और बड स्कॉर्चिंग हो जाएगी। सेम पॉइंट बार बार रिपीट हो रहे हैं तो कोई एक्स्ट्रा नहीं है इसमें। फिर फ्लावर की डेवलपमेंट कैसे होती है, तो देखो स्टार्टेड 1 मंथ आफ्टर एक्सपेंशन ऑफ सबस्टैंडिंग लीव। सबस्टैंडिंग लीव का मतलब पता क्या होता है, जैसे हमने बताई थी, ये स्टेम है एंथूरियम का, ये लॉन्ग पेटियोल है, फिर ये लीव आ रही है, ठीक है। तो जो एक्सियल से जो लीव निकलती है उसको बोलते हैं सबस्टैंडिंग लीव। तो पहले ये पत्ता पूरा लॉन्ग पेटियोल डेवलप होगा, पत्ता आएगा, उसके 1 महीने बाद आफ्टर द एक्सपेंशन ऑफ सबस्टैंडिंग लीव तब जाके फूल डेवलपमेंट के लिए वो पेडंकल ग्रो करता है, जो लीफलेस स्टेम होता है, पेडंकल ग्रो करेगा, उसके बाद उसमें स्पेद स्पेडिक्स की ग्रोथ होगी। तो मैं आपको ये दिखाती हूँ, दूसरा स्टेम है, ठीक है, यहाँ पे लीफ इस तरह से, ये देखो इसका जो ये पोर्शन है ना, ये यहाँ पे चले गया, तो इसका ये बड़ा वर्जन इधर को बनाया हुआ है। तो देखो लीफ बड है, ये फ्लावर बड है, फिर इस तरह से हो जाएगा, पहले लीफ ग्रो करा, ठीक है, लीफ ग्रो करा प्रॉपर, उसके 1 मंथ के बाद क्या होगा, जब लीफ प्रॉपर ग्रो करेगा तब ये फ्लावर की जो बड है वो ग्रो करेगी, ये पेडंकल हो गया। तो सबसे पहले क्या है, लीफ ग्रो कर रहा है, ठीक है, उसके बाद 1 महीने बाद ये एक्सियल से फ्लावर ग्रो कर रहा है। तो लास्ट में क्या है, लीफ ऑलरेडी ग्रो कर गया था, 1 महीने बाद ये बड, फिर और ये लॉन्ग हो जाएगा पेडंकल, साथ में ये ओपनिंग हो जाएगी, ये स्पेद और ये स्पेडिक्स। इस तरह ग्रोथ होती है इसकी फूल की। तो इसको आप देख लेना, स्टेम में लीफ बड भी है, साथ में फ्लावर बड भी है। तो वही है, फ्लावर डेवलपमेंट स्टार्टेड 1 मंथ आफ्टर एक्सपेंशन ऑफ सबटेंडिंग लीफ। तो लीफ के जब 1 मंथ हो जाएगा तब जाके फ्लावर बड की डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, ठीक है। लीफ स्ट्रक्चर जो होता है उसको स्पेद बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है, लीफ की मॉडिफिकेशन है स्पेद, ठीक है। तो आपको बार बार बता रही हूँ मैं। फिर वही है, एक पॉइंट फिर मैंने याद करने के लिए लिखा है, हार्वेस्टिंग कब होती है इसकी फूल की, जब स्पेडिक्स में जो स्टिग्मा है 3/4 स्टिग्मा जो रिसेप्टिव हो जाए। स्पेडिक्स में मैंने बताए थे ना बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, कितने होते हैं, 250 से 300 तक भी हो सकते हैं। तो जब ये इसका जो स्टिग्मा रिसेप्टिव होता है, इसमें प्रोटोगाइनी होती है, स्टिग्मा पहले रिसेप्टिव होता है। तो जब आपको लगेगा ना कि 3/4, ठीक है, मान लो अगर 300 फूल है तो मतलब 300 स्टिग्मा होंगे, ऐसा है कि नहीं है ना। तो उसका 3/4 कितना बना, 3/4 ऐसा बना ना, 2, ठीक है, 150, 2, 75, ठीक है। तो कर लो इसको मल्टीप्लाई। तो इतने स्टिग्मा जब रिसेप्टिव हो जाएंगे ना, क्योंकि उसके बाद अगर हार्वेस्ट नहीं करोगे तब तो उसमें बेरी भी आने लग जाएगी, ठीक है, तो उसकी अट्रैक्टिवनेस खत्म हो जाएगी। मैंने आपको दिखाया था फोटो में कि बेरी आने के बाद कितना गंदा लगता है स्पेडिक्स, ठीक है। तो पॉलिनेशन होने से पहले उसको हार्वेस्ट कर देंगे। तो जब 3/4 स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाए तब हार्वेस्ट कर लो, ठीक है। फिर बार बार वही चीज़ें रिपीट हो रही है, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है, जैसे असेंस की बुक से मैं आपको 1 लाइनर कराती थी, वही इसमें 75% शेड, 80% RH इज आइडल। तो देखो 75% शेड आइडल है, 80% RH है, ठीक है। लाइट इंटेंसिटी 2000 से 6000 लक्स। तो ये देखो बहुत ही डिफरेंस है।
असेंस में इतनी कम दी है, जबकि 20,000 से 30,000 भी मैंने पढ़ा है। तो इसको आप एक बार देख लेना एमसीक्यू की प्रैक्टिस के दौरान। टेम्परेचर फॉर फ्लावर इनिशिएशन कितना होता है? 18 से 24 एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट 25 से 28। तो ये असेंस की बुक में ये लाइन दी हुई है। तो थोड़ा बहुत टेम्परेचर की वेरिएशन है, तो आप देख लेना, ठीक है। इसमें फ्लावर इनिशिएशन के लिए 18 से 24 बोला है, और फिर एक टेम्परेचर इसमें 25 से 28 भी बोला है। तो आपको ये तो पता है 30 तक जा सकता है एंथूरियम का टेम्परेचर, बट 35 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये आप अपने हिसाब से कर लो। फिर ये ग्रोइंग स्ट्रक्चर है, इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार सुन लो। देखो, एंथूरियम को लो कॉस्ट पॉली हाउस में भी ग्रो कर सकते हैं, शेड नेट में भी, और पूरा कंट्रोल क्लाइमेट हो जिसमें, वो ग्रीन हाउस भी आप यूज़ कर सकते हो। तो वही है, इसमें मेन पॉइंट सुन लो। इसमें RH को क्या करते हैं? RH को हाई मेंटेन करते हैं, टेम्परेचर को लो मेंटेन करते हैं। ये होती है ना बेस्ट। अगर ऐसा होगा, उल्टा होगा, टेम्परेचर हाई RH लो, तब तो आपको पता है लीफ और बर्ड स्कॉर्चिंग हो जाएगी। तो वही है, RH को मेंटेन करते हैं, टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे आपको पता ही है। टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए वेंटिलेशन लगा दो, कोई वो नहीं है, सब बेसिक है। RH और टेम्परेचर मेंटेन्ड बाय प्रोवाइडिंग, उसमें पॉलीथीन लगा लो ऊपर से, ठीक है, UV स्टेबलाइज्ड पॉलीथीन, तो लाइट कम आएगी, ठीक है। फिर अगर आप वेंटिलेशन कर लो तो टेम्परेचर भी मेंटेन होगा। लाइट को कैसे मेंटेन करते हैं? तो शेड नेट लगाते हैं 25% 50%, वो मैंने बताया था टॉप और लो में, बताया था ना। हाई में जो 2 शेड नेट लगाओगे, ठीक है, एक 25% करेगी, रोकेगी सनलाइट, और दूसरी 50% तक रोकेगी। फिर ये इंपॉर्टेंट है, जो कैल्शियम क्लोराइड है, अगर इसकी स्प्रे कर दे ना पॉली हाउस में बाहर से, तो ये क्या करता है, जो सोलर रेडिएशन होती है उसको क्या करता है, आने नहीं देता है, ये भी रिड्यूस करता है। तो जब कैल्शियम क्लोराइड की स्प्रे करते हैं तो एक फिल्म बन जाती है, थिन फिल्म बन जाती है, उससे हेल्प मिलती है, जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन होती है उसको आने नहीं देता अंदर। फिर शेड नेट वही है, जैसे ओपन एरिया उसमें ऐसे डंडे डंडे गाड़ देते हैं, ऊपर से शेड नेट डाल देते हैं। फिर वही है, 75% शेड प्रोवाइड करनी हो तो 2 लगाएंगे, 50% और 25% की। फिर उसमें वही स्प्रिंकलर, मिस्टर, फॉगिंग सिस्टम, जिससे पानी का छिड़काव होता है ताकि RH मेंटेन हो। फिर क्लाइमेट कंट्रोल ग्रीन हाउस में, ये थोड़ा महंगे वाला है, इसमें प्रॉपर फैसिलिटी होती है। ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत ही ख़राब क्लाइमेट है एंथूरियम को ग्रो करने के लिए, तो वहाँ पे हर एक चीज़ क्लाइमेट ही कंट्रोल किया होता है प्रॉपर। RH, टेम्परेचर, लाइट इंटेंसिटी, हर चीज़ कंट्रोल की होगी। महंगा होता है ये। इन एरिया वेयर कंडीशन ऑफ ग्रोइंग इज़ नॉट सो कंजीनियल, प्रोड्यूस टॉप क्वालिटी ब्लूम। अगर एक्सपोर्ट के लिए हमने टॉप क्वालिटी ब्लूम लेने हो, तब हम ये यूज़ करते हैं क्लाइमेट कंट्रोल ग्रीन हाउसेज, एक्सक्लूसिवली फॉर एक्सपोर्ट पर्पस। फिर सफ़ेद ग्रोथ कैसी होती है? डबल सिग्मॉइड कर्व, ठीक है, तो ये आप देख लेना। कीवी में भी यही होती है शायद, ठीक है। फिर मोस्ट प्रेफर्ड कलर जो है सफ़ेद के, रेड को प्रेफर करते हैं ओवर पिंक, तो रेड की ज़्यादा डिमांड है पिंक के कंपैरेटिवली। अगर डच मार्केट में देखा जाए तब क्या है, ऑरेंज सबसे ज़्यादा वैल्यू करते हैं वो, ठीक है। जो इंटरनेशनल मार्केट है उनको रेड की ज़्यादा वैल्यू नहीं है, ऑरेंज सबसे बेस्ट लगता है उनको, ठीक है। फिर ये है फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होगी, तो ये देखो लाइट 1800 से 2500 फीट कैंडल भी है, कहीं पे 2000 से 6000 लक्स भी है, कहीं पे 20,000 से 30,000 लक्स है। तो इसको आप देख लेना। फिर कुछ फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम है एंथूरियम में, अगर ज़्यादा लाइट हो जाए, एक्सेस लाइट हो जाए, तो जो इसके पत्ते होते हैं वो ब्लीच हो जाते हैं, उनका कलर उड़ जाता है, ठीक है, और साथ में ब्राउन टिप हो जाते हैं, उसके जो मार्जिन्स होते हैं वो ब्राउन ब्राउन हो जाते हैं। तो इसके लिए एक्सेस लाइट के लिए क्या है, वही है ना, लाइट इंटेंसिटी इतनी मेंटेन करो, 1800 से 2500 फीट कैंडल। तो कैसे करेंगे? शेड नेट के थ्रू कर सकते हैं। अगर ज़्यादा फर्टिलाइजेशन हो जाए तब भी क्या हो जाता है, पत्ते जल जाते हैं, लीफ स्कॉर्चिंग हो जाती है, लीफ पीले हो जाते हैं, ब्राउन टिप हो जाती है, और साथ में जो सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है, अगर ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे तो बीमारियां फैलेगी फंगस और बैक्टीरिया से। तो इसको कम करने के लिए क्या करना है, आप ऑप्टिमम फर्टिलाइज़र का यूज़ करो। अगर एक्सेस फर्टिलाइज़र हो गया तो क्या करो, पानी ज़्यादा डालेंगे ना तो वो लीच आउट हो जाएगा, ठीक है। तो लीच एक्सेस फर्टिलाइज़र, चेक रूट डैमेज,
तो जो ये सेकेंडरी इन्फेक्शन है फंगस और बैक्टीरिया की वजह से, तो आपने रूट चेक करनी है, जड़ें चेक करनी है कि कहीं इन्फेक्शन तो नहीं हो गया। अगर इन्फेक्शन हो गया तो उसको पूरा ही हटा दो जड़ समेत, सॉइल स्टरलाइज करो। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो ये बोला है कि जब भी फर्टिलाइजेशन आप करोगे एंथूरियम में, पानी 2 लीटर पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से स्प्रे करना है। इससे क्या होगा, जो एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर होगा वो लीच आउट हो जाएगा। लैक ऑफ फ्लावरिंग बोला है। फिर अगर लाइट, वो सारी सिचुएशन जो बताया था, अगर प्रॉपर लाइट ना हो, प्रॉपर टेम्परेचर ना हो, तो क्या होगा, जो लीव है वो तो ग्रो करेगी बट फ्लावर जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। मैनी लीव्स बट फ्यू फ्लावर एज नो फ्लावर ऑन लेटरल शूट। तो इसको कंट्रोल करने के लिए वही है कि लाइट को प्रॉपर 1800 से 2500 फीट कैंडल तक आप मेंटेन करो। फिर ग्रोइंग मीडिया है। अब आप कल्टीवेशन कर रहे हो, चाहे गमले में लगा रहे हो, चाहे बेड बना रहे हो, दोनों में कई बार ग्रोइंग मीडिया, देखो पॉट में तो ग्रोइंग मीडिया यूज़ होता है, बेड में भी मिक्सिंग कर लेते हैं ग्रोइंग मीडिया की। तो ग्रोइंग मीडिया ज़रूरी नहीं, इसी का ही केस है। ग्रोइंग मीडिया की यही तो क्वालिटी होती है, हाईली ऑर्गेनिक होना चाहिए, उसमें प्रॉपर हवा पास कर जाए, एरिएशन प्रॉपर हो, पानी वो अच्छे से रिटेन कर ले। ऐसा नहीं कि उसमें पानी ही नहीं रुक रहा है, ना ज़्यादा पानी हो ना कम हो। तो वो भी हर तरह के ग्रोइंग मीडिया की सेम क्वालिटी है। एक इनर्ट कर लो, इनर्ट होना चाहिए। तो देखो गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, पोरोसिटी होनी चाहिए उसमें, ठीक है। जो ग्रोइंग मीडिया आप यूज़ कर रहे हो उसमें क्या है, पोरस होना चाहिए वो, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि उसमें कोई ना हवा गुजर रही है, प्रॉपर एरिएशन होनी चाहिए उसमें, गुड एरिएशन। पीएच 5 होना चाहिए, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इतनी होनी चाहिए, टेक्सचर अच्छा होना चाहिए, स्ट्रक्चर। फिर जो सॉल्ट कम होना चाहिए उसमें, ठीक है। तो लो सॉल्ट कंसंट्रेशन, स्पेशली सोडियम क्लोराइड, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन। तो जो सोडियम होता है प्लस होता है, क्लोराइड में नेगेटिव, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको केटाइन बोलते हैं ना, इसको एनाइन बोलते हैं। तो ये ग्रोइंग मीडिया है। सॉडस्क हो गया, ट्री बार्क हो गया, पेड़ की खाल, चिकन मैन्योर हो गया, ब्रिक ग्रेवल जो ईंटों का बूरा, पीट हो गया, ठीक है। ग्राउंड नट शेल, मूंगफली के जो छिलके होते हैं शेल, उसको बूरा बना के, पीट वही, कोकोनट हस्क एंड पीट जो है वो पॉपुलर ग्रोइंग मीडिया है। कोकोनट हस्क जो है डिकम्पोज बाय प्लूरोटस, ये फंगस होती है, ठीक है। इसको ग्रो करते हैं कोकोनट हस्क पे, उससे क्या है, ये डिकम्पोज हो जाता है और इसको हम यूज़ करेंगे एज अ ग्रोइंग मीडिया। फिर जो इंडस्ट्री से कोकोनट वेस्ट आता है उसको हम पहले धोएंगे ताकि उससे सॉल्ट निकले, क्योंकि लो सॉल्ट कंसंट्रेशन चाहिए मीडिया में। तो जब ये प्रॉपर उसका सॉल्ट निकल जाता है तो उसको भी हम इंडस्ट्री से जो वेस्ट आता है कोकोनट का, उसको भी यूज़ करते हैं ग्रोइंग मीडिया के लिए। फिर ब्रिक ग्रेवल हो गया, ठीक है, जो ईंटों का बूरा है, इसको भी कर सकते हैं। फिर प्लांटिंग, प्लांटिंग वो है कि अवॉइड प्लांटिंग ड्यूरिंग सीजन विद हाई टेम्परेचर हाई रेनफॉल। पहले ही मैंने बता दिया, अगर हाई टेम्परेचर हो वो ठीक नहीं होता है, और अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही हो तब भी। तो ऐसे टाइम पे प्लांटिंग नहीं करनी जब ज़्यादा टेम्परेचर और रेनफॉल हो। और जब प्लांट करोगे तो रूट, जो रूट होती है ना, उसको डिप करना है, 0.1% बेविस्टिन फंजीसाइड से ट्रीटमेंट करना है उसको। बेड को, जो जिस बेड पे प्लांटिंग, देखो अगर बेड पे कर रहे हो, बेड प्लांटिंग के लिए क्या करते हैं, बेड बनाते हैं जो 1 मीटर चौड़ा हो, ठीक है। हाइट उसकी ज़मीन से ऊपर हाइट उसकी 30 सेंटीमीटर हो, और लंबाई डिपेंड करती है, जितना ज़रूरत है उतनी लंबाई ले सकते हो आप, ठीक है। तो अगर बेड में प्लांटिंग करनी है आपको ना, तो प्रॉपरली उसमें मॉइस्ट करना है, ठीक है। फिर प्लांट 15 सेंटीमीटर डीप, सो न्यू एरियल रूट अपीयर अबव ग्राउंड। देखो बेड बनाया, ठीक है, कितना बेड बनाया, 1 मीटर चौड़ा बेड बनाया, और उसकी जो हाइट है ज़मीन से ऊपर को कितना हाइट होगी उसकी, 30 सेंटीमीटर ऊपर को बनाया होगा, ठीक है। क्योंकि 15 सेंटीमीटर डीप तो आपने प्लांटेशन ही करनी है, और लेंथ अपने हिसाब से कर लो। फिर क्या करना है, इसको गीला कर देना है प्रॉपर। फिर जो प्लांट आप ग्रो कर रहे हो ना, उसकी जो जड़ें होती है, जो रूट होती है, उसको फंजीसाइड से ट्रीट कर लो, क्योंकि बाद में उसमें रॉटिंग रूटिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी अगर नहीं करोगे। फिर क्या करोगे, इसमें प्लांटेशन कर दो। 15 सेंटीमीटर डीप लगाना है प्लांट, ये इसीलिए लगाना है क्योंकि एंथूरियम में एरियल रूट्स होती है, ठीक है। तो जो एरियल रूट जब आए वो ग्राउंड के ऊपर रहे, ठीक है। डोंट प्रून इमीडिएटली आफ्टर प्लांटिंग, ये वो बोला है कि प्लांटिंग के बाद ही प्रूनिंग मत करो, ठीक है, उसको पहले एस्टेब्लिश होने दो।
गमले में भी लगा सकते हो। जब गमले में लगाते हो तो लिक्विड फर्टिलाइज़र का आप यूज़ करोगे, ठीक है। मिनिएचर एंथूरियम, एंथूरियम स्कैरजेरियनम एंड इट्स हाइब्रिड। तो अब आपको एक चीज़ ये पता लग गई, जो स्कैरजेरियनम था वो मिनिएचर में छोटे छोटे फूल होते हैं इसमें। व्हेन प्लांट यंग, जब प्लांट यंग होगा, 4 इंच स्मॉल पॉट एंड एज ग्रो शिफ्टेड टू बिगर पॉट। तो जब स्टार्टिंग में लगाएंगे तो 4 इंच के गमले में लगाएंगे, और जब बड़ा हो जाएगा प्लांट तो 6 से 10 इंच के लगाएंगे। मतलब जब 4 इंच का डायमीटर होगा, ठीक है, तब लगाएंगे स्टार्टिंग में, फिर 6 से 10 इंच के डायमीटर में बाद में लगाएंगे। फिर कौन कौन सी फर्टिलाइज़र करेंगे, पहले ही बताया था मैंने, 0.2% 30-10-30 ड्यूरिंग वेजिटेटिव ग्रोथ एंड 10-20-20 ड्यूरिंग फ्लावरिंग। तो ऑलरेडी मैंने बता दिया है। तो इस तरह से गमले में इसको करेंगे। जबकि बेड में लगाएंगे तो कितनी इसकी विड्थ है, कितनी हाइट होगी। बेड प्रिपेयर्ड बाय डिगिंग, वो कुछ नहीं है, बेड को प्रिपेयर करो, ठीक है, खोद के प्रिपेयर करो। फिर जो बेड की मिट्टी है उसमें ग्रोइंग मीडिया ऐड करो। फॉर 6 मंथ स्प्रे प्लांट विद, तो जब प्लांट 6 महीने का होगा ना तो उसको स्प्रे करेंगे हम गोबर, ठीक है, और डीएपी। 10 किलो गोबर, 2 किलो डीएपी, ठीक है। फिर इसको डिज़ोल्व करेंगे 200 लीटर पानी में, ठीक है। तो 200 लीटर पानी में डिज़ोल्व करेंगे, फिर इसको हम स्प्रे करेंगे। तो ये होता है फर्टिगेशन। फिर प्लांटिंग डेंसिटी, कितना प्लांट लगाना है। अब आपको ये तो पता लग गया, बेड में लगाओ चाहे गमले में लगाओ, कैसे लगाना है आपको पता है। पहले रूट को ट्रीट करके फिर उनको लगा दो। तो कितनी स्पेसिंग पे लगाना है, तो देखो 30 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर। अगर एक प्लांट यहाँ लगाया दूसरा 30 पे लगाओ, फिर जो रो के टू रो डिस्टेंस भी 30 पे। इस तरह से 6 से 7 प्लांट 1 मीटर स्क्वायर में आएंगे। या फिर क्या करो, 45 सेंटीमीटर की दूरी पे लगा लो, ठीक है। एक लाइन लगा लो 45 सेंटीमीटर की दूरी पे सारे प्लांट, फिर दूसरी लाइन एक लाइन से 45 सेंटीमीटर की दूरी पे हो। इसमें 5 प्लांट आते हैं 1 मीटर स्क्वायर में। फिर कुछ स्पेसिंग 30x60, 45x60 ये भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर क्लोज प्लांटिंग करेंगे 30 सेंटीमीटर की तो अकोमोडेट होंगे 7 से 10 प्लांट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हर बुक में डिफरेंट है। 30x30 में 7 लिखा हुआ है, 6 से 7, बट रेंज कुछ बुक में 7 से 10 भी बताई गई है। तो कुछ बुक में मैक्सिमम 7 प्लांट बोले हैं, कुछ में 10 तक भी गई है रेंज। तो इस हिसाब से आपके 1 हेक्टेयर में 61,750 प्लांट आएंगे। तो हाई डेंसिटी जब होगी, मोर ब्रांचिंग, एयर रिस्ट्रिक्ट होगा। तो वही है कि जब हाई डेंसिटी होगी तो क्या होगा, ज़्यादा टच होंगे ना एक दूसरे से एंथूरियम के प्लांट, ठीक है। तो क्या होगी, हवा भी प्रॉपरली नहीं जाएगी, अगर स्प्रे करेंगे वो भी प्रॉपरली नहीं फैलेगी, ठीक है। इससे क्या होगा, डिजीज़ और पेस्ट ज़्यादा होंगे और उसका मैनेजमेंट करना टफ होता है। ऑन एवरेज एंथूरियम रिक्वायर 2 लीटर ऑफ वाटर पर मीटर स्क्वायर एक दिन में। तो 1 मीटर स्क्वायर में अगर 2 लीटर पानी चाहिए तो 1 मीटर स्क्वायर में कितने, 7 से 10 एंथूरियम के प्लांट आ रहे थे ना। अगर उसको 30x30 की स्पेसिंग में यूज़ करेंगे, हमने लिखा था ना यहाँ पे 30x30, 7 प्लांट आते 1 मीटर स्क्वायर में। तो इस हिसाब से वही बात है कि 7 से 10 या 6 से 7 एंथूरियम के प्लांट के लिए 2 लीटर पानी काफ़ी है। 1 ग्राम ऑफ फर्टिलाइजर पर 1 लीटर ऑफ वाटर सुटेबल फॉर ग्रोथ, सो 2 ग्राम फर्टिलाइजर पर मीटर स्क्वायर। तो ये वही है कि अगर 1 मीटर स्क्वायर पे आप 2 ग्राम फर्टिलाइजर अप्लाई करोगे वो बढ़िया रहेगा। फिर फर्टिलाइजर अप्लाई करने के बाद वाटरिंग 2 लीटर ऑफ प्लेन, वही है, एक बार आप फर्टिलाइजर को अप्लाई कर दो, उसके बाद प्लेन वाटर से स्प्रे करना है। उससे क्या होगा, एक्सेस जो फर्टिलाइजर होगा वो लीच आउट होगा। तो ओवर फर्टिलाइजर हमने पढ़ाया था ना कि अगर एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर अप्लाई कर ले तो उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, फर्टिलाइजर को अप्लाई करने के बाद उसमें प्लेन वाटर को अप्लाई कर देंगे। फिर इरिगेशन वही है, यहाँ पे भी इरिगेशन बोला था 2 लीटर ऑफ वाटर पर मीटर स्क्वायर पर डे। तो गर्मियों में 2 बार करो, ठीक है। न्यूट्रिशन देख लो, स्मॉल डोज दो, लिक्विड फर्टिलाइजर को यूज़ करो। अगर पॉट कल्चर कर रहे हो तो 5 ग्राम पर ml ऑफ वाटर, जो कम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र है उसको 5 ग्राम ले लो 500 ml ऑफ वाटर में। फिर उसको
वंस 9 मंथ में उसको करो। तो इतना ज़्यादा डीप में नहीं आता है यार, जितना इसमें इतना सारा डाटा है, तो इम्पॉर्टेंट जो लगे वो करना। फिर फॉलिएज एप्लीकेशन है, 0.1% यूरिया वंस अ मंथ करो यूज़। कैल्शियम डेफिशिएंसी को अवॉइड करने के लिए कैल्शियम नाइट्रेट करो। अगर कैल्शियम डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा, कलर ब्रेक स्पेद में, मतलब प्रॉपर कलर डेवलप नहीं होगा स्पेद में। तो कैल्शियम डेफिशिएंसी को अवॉइड करना है कैल्शियम नाइट्रेट को अप्लाई करके। टू प्रोड्यूस हाई नंबर ऑफ क्वालिटी फ्लावर एंड हाईएस्ट नंबर ऑफ शक्कर पर प्लांट, ये आपने अप्लाई करना है। इन हाई रेनफॉल एरिया प्रॉब्लम ऑफ लीचिंग, जहाँ ज़्यादा बारिश होती है तो वहाँ क्या होगा, जितना भी फर्टिलाइज़र डाला होगा सब लीच आउट हो जाएगा। तो वहाँ पे हम ऐसे फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे, स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइज़र, कि वो एक साथ रिलीज़ ना हो मिट्टी में और एक साथ ही लीच आउट ना हो, थोड़ा थोड़ा रिलीज़ हो और साथ में वो अब्जॉर्ब हो जाए प्लांट के द्वारा। तो ये ऑस्मो कोटेड, नीम कोटेड यूरिया कर लो। तो यूरिया में अगर कोटिंग होगी तब क्या होगा, वो फर्टिलाइज़र स्लोली रिलीज़ करेंगे, ठीक है। फिर प्रोपेगेशन देख लो, सीड से हो सकता है, स्लो प्रोसेस है ये बहुत। टाइम टू पॉलिनेशन टू मैच्योरिटी, जब हम पॉलिनेशन करेंगे ना, उससे सीड डेवलप होने में 6 से 7 मंथ लगते हैं। प्रॉपर सीड मैच्योर हो जाते 6-7 मंथ में। सीड सोन, उसके बाद उनको, आपको पता था मैंने फोटो दिखाया ना, कैसे टमाटर की तरह कवरिंग होती है म्यूसिलेजिनस, उसको हटा के सीड को जब सो करेंगे इमीडिएटली आफ्टर हार्वेस्ट, तो 2 साल लगते हैं फूल आने में। सीड सो कर लिया आपने, 10 से 40 दिनों में वो जर्मिनेट होगा, ठीक है। फिर जब जर्मिनेट हो जाएगा तो उसका जो सीडलिंग जैसी बनती है उसको ट्रांसप्लांट कर लो गमलों में, जब 3-4 लीफ स्टेज आ जाएगी। तो देखो, सबसे पहले सीड लिया, सीड लोगे वो कैसा होगा, वो उसमें बाहर से म्यूसिलेजिनस लेयर होगी, उसको रिमूव करेंगे। उसके बाद उसको इमीडिएटली सो कर सकते हैं, मतलब इसमें डोरमेंसी का इशू नहीं है, इमीडिएटली उसको सो करो। 1 महीने के अंदर अंदर 10 से 40 दिन में क्या हो जाएगा, सीड जर्मिनेट हो जाएगा। जब 3 से 4 पत्ते आ जाएंगे ना, 3 से 4 पत्ते आ जाएंगे उस सीडलिंग में, तब उसको गमले में लगा लो, ठीक है। फिर आपको पता ही है, पहले ही बताया हुआ है, पहले 4 इंच के गमले में लगाओ, फिर जब बड़ा हो जाएगा फिर 6 से 10 इंच के गमले में ट्रांसफ़र करो। फिर 2 साल के बाद फिर क्या हो जाएंगे, इसमें फूल आएंगे। तो सीड से फूल में टाइम लग रहा है बहुत। कटिंग में कैसे है कि टर्मिनल कटिंग यूज़ करते हैं हम, ठीक है। तो सिंस ग्रोथ स्लो, प्लांट रिक्वायर 3 to 4 ईयर टू एलोंगेट टू प्रोड्यूस 5 to 6 नोड। जो प्लांट होते हैं, जैसे कटिंग है, ठीक है, कटिंग में नोड्स होने चाहिए, तो 5 से 6 नोड डेवलप होने में 3 से 4 साल लग जाते हैं, क्योंकि एंथूरियम की जो प्लांट की ग्रोथ है वो कम है। वो बोला है कि सिंस ग्रोथ स्लो, तो प्लांट रिक्वायर 3 to 4 ईयर टू इलोंगेट टू प्रोड्यूस 5 to 6 नोड। तो कटिंग फ्रॉम फुली ग्रोन प्लांट, तो वही है कि जो जब प्लांट एंथूरियम का फुल ग्रो हो जाए उससे कटिंग हम लेते हैं। कटिंग मेड बाय कटिंग बिलो नोड, तो यहाँ नोड होगा, नोड के नीचे से कटिंग लेनी है आपने। विद सिंगल आई और बड ऑन इट, ये नोड है, ठीक है, नोड के जस्ट बिलो वहां से कट करना है। स्लांटिंग कट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, उबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए, उससे फिर क्या होता है, बीमारियां होती है। कटिंग पे ना सिंगल बड तो होनी चाहिए एटलीस्ट। फिर क्या होगा, 20-30 दिन में, 1 महीने के अंदर ये बड स्प्राउट हो जाएगा। जो ये कटिंग होती है ना आपकी, इसको आपको ऑक्सीजन से ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। ऑक्सीजन जैसे IBA हो गया, एक NAA भी होता है। तो एंथूरियम में IBA और IAA किया है यूज़। इससे क्या होता है, रूटिंग इनिशिएट होती है, रूटिंग फास्ट होती है, ये तो आपको पता ही था, प्लस स्प्राउटिंग भी एनहांस होती है। देखो, जो ये शक्कर है ना, यहाँ से आगे हम कल करेंगे, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबा लेक्चर हो गया है। तो देखो, एक चीज़ याद रखना ना, जो तमिलनाडु की बुक से मैं पढ़ रही थी, तो उसमें कुछ पॉइंट एडिशन करवाती हूँ मैं आपको, वो आप कर लेना ऐड ऑन। तो जो ग्रोइंग मीडिया होता है ना, उसका pH 5.5 से 6.5 आइडल बताया है इसमें, ठीक है। फिर आपको ये पता होना चाहिए, जो टेम्परेचर था ना इसका एंथूरियम का, 24 से 28 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, दिन का, और रात का 15 से 22 डिग्री सेल्सियस बताया है तमिलनाडु के नोट्स में, तनायु में, ठीक है। फिर प्रोपेगेशन हम कर रहे थे, तो बहुत सारे मेथड अभी हम कर रहे हैं और कुछ करने बाकी है। तो इसमें देखो,
टिश्यू कल्चर और शक्कर बताया हुआ है, टिश्यू कल्चर से हो गया, शक्कर से बताया है, ठीक है। तो कमर्शियली इसमें टिश्यू कल्चर बोला है एज पर तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के नोट्स, स्टैंडर्ड सोर्सेज है। तो कमर्शियली किससे, टिश्यू कल्चर से। और जो सीड है, सीड के बारे में मैंने आपको बता दिया है कैसे होता है इसमें। तो जो नेक्स्ट जो प्रोपिगेशन है वो हम आगे करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। इसके साथ ही मैं अपने लेक्चर को यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू।